दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था ऑटो डेबिट कैंसिलेशन को लेकर। तो मेरे एक भाई ने कमेंट किया है कि सर आपने इतनी स्पीड में बताया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इनके लिए मैं दोबारा से आपको भी बता रहा हूं कि इसमें ऑटो डेबिट कैसे कैंसिल किया जाता है। मैंने वो प्रोसीजर बताया था एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको sbicard.com पर आना है। मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई लाता रहता हूं। तो यहाँ पे sbicard.com ओपन हो गया है। अभी मैं क्या करूंगा कि सबसे नीचे आ जाऊंगा वेबसाइट के। वेबसाइट सबसे नीचे आपको देखेंगे तो इस वाले कॉलम में आपको देखो फॉर्म सेंट्रल लिखा मिल रहा है। फॉर्म सेंट्रल आप इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे दो स्टेप दिए गए हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। अब आपको ध्यान से देखना है कि आपको क्या करना है और ये मिस मत कीजिएगा। एक आपको टिप भी दूंगा जिससे आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए पूरा देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे ऑटो डेबिट डीएक्टिवेशन लेटर यहाँ पे लिखा मिल रहा है। इसको आप सिंपल से यहाँ पे डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये डाउनलोड हो जाएगा जब, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इस फॉर्म को आपको भर लेना है। आपको प्रॉपर यहाँ पे फॉर्म को भर लेना है। ये फॉर्म है ऑटो डेबिट कैंसिलेशन का। आप देख लीजिए क्या फॉर्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आएगा, उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड नंबर आएगा और आपका बैंक अकाउंट नंबर आएगा। यहाँ पे कार्ड होल्डर का सिग्नेचर आएगा और कार्ड होल्डर का नाम आएगा। इसको भरने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। अब सबसे पहले बता दूं कि इसको आपने भर लिया। अब ये भरने के बाद आप अपने चले जाइएगा होम ब्रांच। आप अपने कैशियर या फिर मैनेजर से इसमें एक स्टाम्प लगवा लीजिएगा। स्टाम्प अगर नहीं लगवाएंगे तो कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने होम ब्रांच में जाके इसको प्रमाणित करवा लीजिएगा। जैसे ही प्रमाणित हो जाएगा इसको आप मोड़िएगा, एक लिफाफे में भरिएगा और आपको ये स्टेप 2 में जो स्टेप यहाँ पे दिया गया है सेंड द फॉर्म टू, आपको इसी वाले एड्रेस पे भेज देना है। SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, 12th फ्लोर, DLF इन्फिनिटी टावर, टावर C, ब्लॉक नंबर 2, बिल्डिंग 2, DLF साइबर सिटी गुड़गांव। ये पिन कोड के साथ आपको यहाँ पे भेज देना है। और ध्यान रहे कि आपको ये फॉर्म इंटर करने के बाद ये एड्रेस फिल करने के बाद आप प्रेषक में अपना मोबाइल नंबर जरूर इंटर कीजिएगा, जिससे कोई भी समस्या हो तो अधिकारी आपको कॉल कर सकें। तो यही है प्रोसीजर दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसमें तो मुझे लगता है कि मैंने आसानी से आपको बताया हुआ है धीमे स्वरों में। तो अगर आपको लगता है कि मैंने सही जानकारी दिया है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों यदि ज़्यादा देर तक आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी आंखें दुखने लगती है। मैं भी लगभग 7 से 8 घंटे कंप्यूटर पर रहता हूं तो ये माथा जो है चढ़ जाता है, आंखें दुखने लगती हैं। इसमें क्या है कि आपको थोड़ा अभ्यास करने की ज़रूरत है। इसमें आपकी आंखों को सुकून देना चाहिए। इसमें क्या है कि हमने डॉक्टर से बात किया है तो उन्होंने बताया कि आप 2-3 घंटे, मान लीजिए आधा घंटा आप कंप्यूटर देखते हैं या 15-15 मिनट में थोड़ा दूर देखा कीजिए। जैसे आप ध्यान से कोई चीज़ देख रहे हैं, आप दूर तक देखिए, दूर देखिए। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद जब आपका लंच हो, ब्रेक लीजिए और उसके बाद आंखों पे पानी, ठंडा पानी डालिए, मुंह धुल लीजिए। तो इससे आपकी आंखें कभी ख़राब नहीं होंगी और आपको जो माथा चढ़ जाता है या सर दर्द होने लगता है, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी है। नींद आने की समस्या भी आपको कभी कभी आती है। अगर आप ये सब समस्या ज़्यादा देर तक आप आँखों को देखते रहते हैं तो आपको नींद नहीं आती, क्योंकि आपका माइंड जो है दर्द करने लगता है। तो इन सब को दूर करने के लिए आप काफ़ी हद तक नाइट विज़न का उपयोग करके आप दूर कर सकते हैं। नाइट विज़न कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल फ़ोन दोनों में दिया गया होता है, बस आपको उसको इनेबल करना होता है। नॉर्मल कभी कभी क्या है, टाइमर लगा सकते हैं आप उसमें। जैसे रात को अगर उपयोग कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि नाइट विज़न सिर्फ नाइट के लिए ही है। नाइट विज़न आँखों को आराम लगे इसलिए है। तो आपके जैसे मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा प्रकाश से वो आता है तो आँखों को थोड़ा चुभता है, ऐसा लगता है। अगर आपको नींद लगी है उस टाइम पे तो और चुभता है। इसलिए कि आप जो है, अगर जो काम कर रहे हैं आपकी आँखों को आराम रहे, सुगमता रहे, इसलिए आप नाइट विज़न का उपयोग कीजिए। और आपको कंप्यूटर सिस्टम में नाइट विज़न कैसे ऑन करते हैं या फिर उसमें टाइमर कैसे लगा सकते हैं कि आपका वो टाइम पे अपने आप इनेबल रहे, चलो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे अपने विंडोज़ सिस्टम में आपको नाइट विज़न इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फोकस वाले ऑप्शन पे। आपको यहाँ पे नाइट मोड वाले ऑप्शन पे आपको राइट क्लिक करना है और गो टू सेटिंग में जाना है। जब आप गो टू सेटिंग में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा इनेबल और ऑन ऑफ करने का। देखो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया रहा हूँ, तो इसको जो है नाइट विज़न ऑन हो जा रहा है।
और नाइट लाइट सेटिंग का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसमें आपको यहाँ पे शेड्यूल करने का भी ऑप्शन मिलेगा। यदि आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल करने के लिए आप ऑन कर दीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, नाइट ऑन जैसे आप करना चाहें। तो ज़्यादातर यही है कि आप जो है शेड्यूल कर दीजिए आपका काम के हिसाब से। जैसे मैं ज़्यादातर दिन में ही काम करता हूँ, तो दिन में काम करने के लिए मैं यहाँ पे आवर सेट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको ऑन करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं 1 बजे रात से और 11 बजे रात तक कर देता हूँ, मतलब 1 घंटे गैप दे रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि हमारा जो है नाइट विजन यहाँ पे 23 घंटे चलेगा आराम से। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ अगर काम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस पर से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप नहीं कीजिए, आप लगभग 50 या 60% तक कर लीजिए, चलेगा। तो आपकी आंखों को आराम भी रहेगा और आप अच्छे से वर्क भी कर पाएंगे, आंखों को समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए दोस्तों अपने कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप ज़्यादा देर तक काम करना हो तो आप नाइट विजन ज़रूर ऑन करके रखें। अगर आपको थोड़ा सा काम है, मैं मानता हूँ कि नाइट विजन ऑन नहीं रहता है तो आपको अच्छा दिखता है थोड़ा, लेकिन अगर आपका ऑन नहीं रहेगा तो आपकी आंखें दुखेगी। तो आपको ज़्यादा देर तक काम करना है, जैसे 10 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, अगर इतना लगातार बैठना हो तो आप इसको ज़रूर इनेबल रखें, ये आपके आँखों को आराम पहुँचाएगा। दोस्तों वीडियो यदि आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे गूगल के फैमिली लिंक के बारे में। आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या काम करता है, ये क्या होता है और उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं या क्यों करना चाहिए आप। तो सबसे बता दूं कि गूगल का फैमिली लिंक जो होता है ये एक तरीके से ट्रैकिंग या मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों का या अपने पार्टनर का आप जो है फोन मॉनिटर कर सकते हैं लीगली, जिसमें कोई भी शुल्क नहीं देना है। गूगल की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया है उनके बच्चों के लिए, मतलब गूगल के बच्चों के नहीं, आपके बच्चों के लिए ये मॉनिटर करने के लिए दिया गया है, जिससे वो फोन को ट्रैक कर पाए, उनकी गतिविधि को रोका जा सके। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बार बार गेम वगैरह खेलते रहते हैं, पूरा दिन खेलते रहते हैं, उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए इस चीज को इजाद किया गया है। और इसको जो है आप जो है क्या कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे के फोन में आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके फोन में भी एक एप्लीकेशन रहेगा, उनके फोन में भी एक एप्लीकेशन डाला जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने बच्चे का सारा एप्लीकेशन देख सकते हैं और उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक का मतलब जैसे ही आप अपने फोन में उसको इनेबल कर देंगे, मतलब ब्लॉक कर देंगे कि अब आपको यूज नहीं करना है बच्चे को, तो उसके फोन से वो एप्लीकेशन दिखना ही बंद हो जाता है। मैं इसको बहुत यूज करता हूँ और उसके बाद बता रहा हूँ कि यूज करने के बाद ही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। दूसरा सॉफ्टवेयर भी आते हैं, एप्पल स्क्रीन टाइम वगैरह एक आता है, iOS ने बनाया है, अगर आप चाहें तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एप्पल वाले फोन में। फिलहाल अगर आप गूगल का ये गूगल फैमिली लिंक चला रहे हैं तो ये iOS पे भी काम करता है, एंड्रॉइड पे भी काम करता है, दोनों पे ये कारगर है। तो आप चाहें तो इसको भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको उपयोग कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर। आप इसमें जो है जो बच्चा है आपका वो कितनी देर चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, कितनी देर क्या ऐप यूज कर रहा है, या कॉल उसको लगाना चाहिए, उसका कॉल, उसका मैप, उसका लोकेशन, सारा कुछ आप जो है अपने हाथ में रख सकते हैं। मतलब फोन तो उसके हाथ में रहेगा लेकिन आपके हाथ में सारा रिमोट रहेगा। तो वही है, कुछ टीवी उसके हाथ में रहेगी, रिमोट आपके हाथ में रहेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपके बच्चों को, जब आप थोड़ा पढ़ने लायक हो जाए, बच्चे थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल भी देखें, ऐसा नहीं है कि मैं रोक रहा हूँ मोबाइल ना देखें, बच्चों को मोबाइल भी देखना चाहिए लेकिन एक लिमिट में देखना चाहिए। 1 घंटे 2 घंटे उस हिसाब से कोई पढ़ाई का एप्लीकेशन है उसका एक्सेस दीजिए। आप उसमें टाइमर लगा सकते हैं कितने देर ये चलेगा, उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा। तो जो भी डिसेबल कर देंगे वो डिसेबल हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको मैनेज कर सकते हैं और आसानी से सब कुछ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गूगल फैमिली लिंक अगर आप उपयोग करते हैं अपने बच्चों के फोन में या मॉनिटर करने के लिए सोच रहे हैं, करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। तो ये खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि ये एक नया लॉन्च हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्रिएटिव लोगों के लिए है। ये देखो Heygen.com ने बनाया हुआ है, यहाँ पे Heygen इसका नाम है, HEYJEN। तो यहाँ पे क्या है कि इसका काम है कि आपका जो क्रिएटिव कुछ, मतलब कि आप वीडियो वगैरह बनाते हैं, अगर आप कोई बढ़िया प्रोडक्ट कुछ कर रहे हैं, एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं क्रिएटिव लोगों के लिए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए काम करेगा। यहाँ पे इसका पूरा व्याख्यान यहाँ पे दिया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये है फर्स्ट, दुनिया का पहला क्रिएटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपका बहुत काम आसान करेगा। इसमें पहले से ही टूल अवेलेबल हैं जो आपके लिए वो काम करते हैं। इसके टूल जो हैं वो आपके क्रिएटिव माइंड को और विस्तार देंगे, जिससे आप अपने काम को और आसानी से बढ़िया से कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ इसमें बताया भी गया है, अगर हम इसको प्ले करें
तो इसमें क्या है कि आपको दिखाया गया है कि आप किस प्रकार से इसको जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इस प्रकार से आपको जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, कोई भी इमेज जनरेटिंग फॉर्म में यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं इमेज सेलेक्ट करके। तो वो आपके लिए बहुत ही आसान वाला काम रहेगा। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है तो इसीलिए आप जो है पहले इसको उपयोग कीजिए। इसके जो डेवलपर हैं वो इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। एक बार आप भी अगर देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि इसके क्या मायने हो सकते हैं या इसको बनाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। क्रिएटिव लोगों में ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना ही चाहिए था, क्योंकि इसके आने से ये क्रांति दिखेगी और उसके बाद जो है यहाँ पे एक अलग माइंडसेट हो जाएगा लोगों को इसको इस्तेमाल करने का। इसीलिए दोस्तों इसको आने दीजिए, उसके बाद इसका रिव्यू करेंगे, इसको आने से क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए। यहाँ पे क्या है, इमेज को सिलेक्ट करके ही वीडियो बना दे रहा है। देखो यहाँ पे क्रिएटिव वगैरह क्या नहीं लगना चाहिए, एड्स बहुत से इंप्रेशन वगैरह डाल दे रहा है। तो ये है, पहले एक बार आ जाए उसके बाद हम देखेंगे कि इससे आने से क्या फायदा हो रहा है या ये कैसे काम कर रहा है। जब तक इसको उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम आपको प्रॉपर नहीं बता पाएंगे। फिलहाल आ रहा है, ये किसी के विचार में, ये मस्तिष्क में ये विचार आ गया है कि बनाने का, तो बना देंगे दोस्तों। कोई बात है विचार आना। कोई भी जब कोई दृढ़ता से कुछ चीजें सोच लेता है तो उसका बनना तय हो जाता है। तो इसीलिए इसको आने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस होना चाहिए या क्या अपडेट बाद में हो सकता है या क्या कमी रह गई है। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको जरूर जानेंगे। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप विंडोज 11 की यूएसबी ड्राइव का बूटेबल बनाना चाहते हैं तो आप बहुत सही जगह पे आए हैं। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, शुरू से लास्ट तक बताऊंगा, जिससे कोई दिक्कत आपको ना हो। तो सबसे पहले हम आपको विंडोज 11 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करना बताते हैं। यहाँ पे जो विंडोज 11 डाउनलोड करने के लिए विंडोज 11 डाउनलोड आप गूगल सर्च कीजिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आएगी, डाउनलोड विंडोज 11, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देखो यहाँ पे विंडोज़ असिस्टेंट बोल रहा है डाउनलोड करने के लिए, ये आपको नहीं करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आपको ये मीडिया इंस्टॉलेशन भी नहीं करना है, आपको ये वाला करना है, डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज, ये आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको जो है विंडोज 11 का यहाँ पे कई एडिशन है, तो आईएसओ जो है 64 बिट वाला आपको डाउनलोड करना है। फिलहाल 64 बिट में ही अवेलेबल है, उसी के लिए बनाया गया है, बस आपको सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपकी आईपी वगैरह ये थोड़ा वैलिडेट करेगी, आपका इंटरनेट स्पीड वगैरह देखेगी अपने हिसाब से, जो भी देखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बोल रहा है सिलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पे चूज वन पे क्लिक करना है और आपको जो है जो भी आपकी भाषा हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और बता दूँ कि इसमें हिंदी अवेलेबल नहीं है, तो आप हिंदी के चक्कर मत पड़िएगा, आप कोई इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, जैसे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट जो आप जानते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर कोई भी आपको दूसरी लैंग्वेज है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म क्लिक करने के बाद दोबारा से ये वैलिडेट करेगा आपके कीवर्ड को। उसके बाद ये आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा। देखो यहाँ पे लिंक आ गया है 64 बिट डाउनलोड, और ये बोल रहा है कि आपको जो है ये 24 घंटे के लिए लिंक वैलिड है, 24 घंटे के बाद ये लिंक काम नहीं करेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास आ गया है, यहाँ पे देखो 5.41 GB का है, मतलब 5 GB 410 MB का है। तो ये फाइल डाउनलोड होने के लिए रेडी है। अब आप इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 MB 23 MB में 5 GB डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जो है विंडोज़ 11 की इमेज फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जब डाउनलोड हो जाए तो आपके पास कोई होना चाहिए यूएसबी पेन ड्राइव, जो यूएसबी स्टोरेज होता है, सनडिस्क का, कोई भी कंपनी किंगस्टन वगैरह का, कोई भी आप ऐसा लीजिए जो जल्दी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सर्च करना है रूफूस सर्च करना है। रूफूस सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव द इजी वे। और यहाँ पे कई चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये दिखा रहा है किस प्रकार से इसका विंडो है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन में दिखा रहा है कि रूफूस जो है आप कौन से पार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, किस प्लेटफॉर्म के लिए, आप उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आपका ये डाउनलोड हो गया, हमारा जो है डाउनलोड करके रखा हुआ है यहाँ पे देखो प्रोग्राम फाइल पे। तो अब हम क्या करें, इसको जो है रन कराएंगे। तो सबसे पहले ये यस मांगेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर पर रन होता है, तो उसको यस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई है ये वाली इमेज जो यहाँ पे दिखा रही है। तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एक पेन ड्राइव लगा दीजिए। तो हमने एक पेन ड्राइव यहाँ पे लगा दिया है, यूएसबी डिवाइस से लगा दिया है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। तो देखो ये विंडोज़ 7 उसमें पहले से ही है, तो वो मैं उसको डिलीट कर दूँगा, उसको जो है कोई ज़रूरत नहीं है विंडोज़ 7 की। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें विंडोज़ डिवाइस जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर गया है।
तो यहाँ पे 16 GB का पेन ड्राइव है, आपको देख सकते हैं कि यही वाला है। तो क्योंकि ये अपने आप ही सेलेक्ट कर लेता है ये रिमूवेबल डिस्क को, जो रिमूवेबल डिस्क होते हैं उसको अपने आप ही सेलेक्ट करके यहाँ पे ले लेता है। तो वो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप 2-3 लगाए हुए हैं तो यहाँ पे आप फिर ऑप्शन आएगा, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बूट सिलेक्शन आपको क्या करना है, डिस्क और इमेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप ध्यान से देखिएगा जिससे कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें हैं, MS-DOS है, फ्री डॉस है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको सिर्फ ये वाला सेलेक्ट करना है, डिस्क और ISO इमेज। तो यहाँ पे आपको ये क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ले जाएगा जहाँ पे आपका ISO इमेज डाउनलोड हुआ था। तो डाउनलोड वाली फाइल मान लीजिए कि ये वाली है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इमेज ऑप्शन आ रहा है। इमेज ऑप्शन ये जो है दोस्तों बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो आपका स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन है, ये वाला अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका बूटेबल जो बनेगा उससे आप किसी भी कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपने इस पर क्लिक करके विंडोज 2 गो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो आपका पेन ड्राइव में ही वो विंडोज ISO इमेज इंस्टॉल हो जाएगा। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में वो लगा के आप पोर्टेबल चला सकते हैं। मतलब कि आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो आप USB लगाइए, उसको USB से बूट कीजिए। उसके बाद बूट करने के बाद आपका विंडोज़ जैसा कंप्यूटर में चलता है वैसे उस USB से ही चल जाएगा। आप उस पर काम कीजिए, फिर से बंद कीजिए, USB निकाल लीजिए, आपका काम हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है इमेज सिलेक्शन में अगर आप इंस्टॉल करने के लिए कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप पोर्टेबल यूज के लिए ले रहे हैं तो विंडोज 2 गो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। तो दोनों में डिफरेंट है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे पार्टीशन स्कीम जो दिया गया है, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। तो जो पार्टीशन होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो है GPT में फॉर्मेटेड है कोई डिस्क ड्राइव, अगर आप उसको MBR में सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए कि MBR में है, आप उसको जो है यहाँ पे पेन ड्राइव को बूटेबल बना लिए GPT में, तो मान लीजिए बूट तो ले लेगा, लेकिन उसके बाद जब आप इंस्टॉल करने जाएंगे तो वहाँ पे ड्राइवर नॉट फाउंड बताएगा। तो ये वाली समस्या आपको ना हो, उसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा MBR ही सेलेक्ट करना है। देख लीजिए यहाँ पे पार्टीशन स्कीम जब हम MBR सेलेक्ट कर रहे हैं तो टारगेट सिस्टम जो है BIOS और UEFI दोनों हो जा रहा है। मतलब अगर MBR में आपका पार्टीशन यहाँ पे बूटेबल बना हुआ है तो BIOS के लिए और UEFI मोड के लिए दोनों के लिए काम करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे GPT आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो टारगेट सिस्टम सिर्फ UEFI ही काम करेगा, आपको जो है यहाँ पे दूसरे के लिए जो कि है BIOS के लिए काम नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में देना है जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आपको यहाँ पे GPT सेलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ पे MBR सेलेक्ट कर लीजिए जिससे दोनों के लिए टारगेट हो, और विंडोज़ स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फाइल सिस्टम अगर आप इसको छेड़खानी नहीं करेंगे तो ये है, आपको वॉल्यूम का नाम देने की ज़रूरत है नहीं, फिलहाल नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे शो एडवांस फॉर्मेट ऑप्शन में, तो आपको क्विक फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है, क्विक फॉर्मेट कीजिएगा, जल्दी हो जाएगा, तो नहीं तो टाइम लगेगा। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन आप स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ ज़रूर वैलिडेट कर लीजिएगा कि आपकी USB रिमूवेबल डिस्क में कोई भी ऐसा चीज़ या ऐसा फ़ोटो, ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मेट होने के बाद आप उसको रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो रिकवर नहीं होगा, फॉर्मेट होता है सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है वो ध्यान देकर उसके बाद ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट शुरू करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, आपका वो फॉर्मेटिंग शुरू कर देगा, फॉर्मेट कर देगा, क्लीन कर देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और फिर भी अगर इसमें कोई भी समस्या आपको हो रही है या हो सकती है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। दोस्तों बताना चाहूँगा कि यदि आप उत्तर प्रदेश में बनवाना चाहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, तो आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो पुलिस द्वारा बनता है। तो यहाँ पे uppolice.gov.in पर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक सेवा मिलेगी, जनहित सेवाएं, सिटीजन सर्विस। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे चरित्र वाले क्लिक पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप इस पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको ले जाएगा किसी दूसरे साइट पे, रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ
डू एंड डोज हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि नया आईडी पासवर्ड बनाना है। नया आईडी पासवर्ड बनाने के लिए नया उपयोगकर्ता बनाए पर क्लिक करना रहेगा। तो इस प्रकार से एक फॉर्म खुल के आएगा, जैसे कि यहाँ पे खुल के आएगा, आ रहा है। तो इसमें आपको जो है प्रॉपर आपको डिटेल भर देनी है जो आपका है, और उसके बाद जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपको लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा कि आप ये हैं और आप लॉगिन हैं। तो उसके बाद अब आपका लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि देखो अभी ये ऑप्शन क्लिक करने वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। अभी सिर्फ ये बता रहा है कि आप इतनी सेवाएं आप ले सकते हैं। अब देखो सिटीजन सर्विस लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना नाम देना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ये सब चीज़ें डिटेल देनी है। तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र के लिए डाउनलोड यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। एक फॉर्म खुल के आएगा, उसमें आपको जो डिटेल डालनी है आप उसको भरिएगा। पढ़ के हिंदी में ही है तो आपको आसान रहेगा। उसके बाद आपका बन जाएगा, और यहाँ पर उसके बाद आपको 50 रुपये का शुल्क देना रहेगा। वो आप UPI या किसी माध्यम से उसको काट के भर के आप जो है उसके बाद एक नंबर मिल जाएगा, सबमिट कर दीजिएगा। तो नंबर याद रखिएगा, उसके बाद आप उसी नंबर से आप जो है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैट GPT से कोई भी थंबनेल क्रिएट करते हैं अपने YouTube वीडियो के लिए, तो यहाँ पे क्या है उसका रेजोल्यूशन सही नहीं होता है। तो आप उसका रेजोल्यूशन कैसे सेट कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने ये चैट GPT से वीडियो ये कन्वर्ट किया है थंबनेल को, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डाउनलोड क्लिक करूँगा, उसको मैं सेव कर लूँगा कहीं पे इस जगह पे। कहीं मैं इसको एक जगह पे सेव कर लेता हूँ किसी नाम से, मान लो न्यू नाम से मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। अभी क्या मैं करूँगा कि यहाँ पे हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो एक्चुअल साइज होता है हमारे यूट्यूब थंबनेल का वो क्या होता है। तो यहाँ पे हमने यूट्यूब थंबनेल्स रेजोल्यूशन यहाँ पर डाला तो 1280x720 पिक्सल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पे हमारे इमेज पे, क्योंकि यहाँ पे हमने सेव कर रखा है ये वाला तो हमने रीसेट कर दिया था, तो इस पर हम नहीं न्यू वाला हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायमेंशन जो है यहाँ पे 1536x1024 इसका है रेजोल्यूशन। तो इसको हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम कैनवा की मदद से ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल जो है पेंट की मदद से आप आसानी से सेव कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे इसी इमेज पर और आ जाएंगे एडिट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इमेज आ गया है। अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल अच्छा तो बनाया है चैट GPT ने, कुछ एडिट मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो आपको रिसाइज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो रिसाइज पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखो हॉरिजेंटल है और वर्टिकल है दोनों पे। यहाँ पे क्या था 1280x720 था। यहाँ पे देखो अगर हम इसको मेंटेन एस्पेक्ट रेटियो पर इसको अनचेक नहीं करेंगे तब ये हमारा जो है यहाँ पे दूसरा फील्ड नहीं इंटर कर सकते, मतलब वो अपने हिसाब से वो सेट कर लेता है। इसी वजह से हम कस्टम रख रहे हैं तो इसको हम अनचेक करना जरूरी हो जाता है। तो इसको हम 1280 कर दिया, यहाँ पे हम 720 कर दिए। अब क्या होगा कि ये हमारा 720 1280 हो गया। अब इसको हम ओके करेंगे तो हमारा देखो रेजोल्यूशन एकदम प्रॉपर आ गया है, जिस प्रकार से हमारा रेजोल्यूशन यूट्यूब थंबनेल में लगता है। इसको हम यहाँ पे आप सेव कर देंगे, ये हमारा सेव हो गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 1280x720 पिक्सल हमारा जो है रेजोल्यूशन सेट हो गया है। 1.6 MB का ये जनरेट करके दिया गया है, और बता दूं कि बहुत ही हाई क्वालिटी में जनरेट करके देता है चैट GPT। इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन वो बना के प्रॉपर देता है आपको। यहाँ पे अगर हम किसी और चीज़ का भी अगर जनरेट करके देखें तो बहुत ही अच्छा प्रकार से वो बना के दे देता है। कोई टॉपिक आप लिखेंगे उसके हिसाब से थंबनेल बना के देगा और अच्छा बना के देता है, मुझे तो पसंद आता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों जियो एयर फाइबर में एक नया ही स्कीम चल रहा है, उसमें बताना चाहूंगा कि आपको इतना ज़्यादा बिल बढ़ा दे रहे हैं कि 750 प्लान में 1248 रुपये मेरा बिल आया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जियो वाले ने मेरे साथ क्या कर रहे हैं। एक महीने का बिल दोस्तों 1248 कैसे हो सकता है, जबकि दोस्तों 30 MB पर सेकंड वाला स्पीड का प्लान है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि जियो वाले यहाँ पे जो है आपको फंसा रहे हैं, आपको फ्री में बांट कर आपको मजबूर कर रहे हैं भरने के लिए कि आप लोग सतर्क हो जाइए जिससे आपके साथ ये हादसा ना हो। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि क्या हो रहा है, जब
जबकि मेरा यूसेज भी उतना नहीं है, 1000 GB वहाँ पे देते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा यूसेज मुश्किल से जो है 250 या 300 GB ही हो पाता है। तो जियो वालों को कम वाला प्लान निकालना चाहिए या कम MB वाला प्लान निकालना चाहिए, जिससे अगर वो 1000 GB दे रहे हैं 500 GB वाला प्लान भी दें लेकिन उसका पैसा आधा कर दें, तो ऐसा भी उनका प्लान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो प्लान है मेरा 1248 आया कैसे, जबकि ये 750 वाला प्लान 699 वाला प्लान है। तो GST मिलाकर भी होता है लगभग 750 कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा बिल आया है। जियो वालों को मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। कोई अगर अथॉरिटी इसको देख रही है तो मुझसे संपर्क करें जल्द से जल्द, नहीं तो मैं उखाड़ के फेंक रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे आपको भी कोई समस्या हो रही हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं जियो टीम को कंप्लेंट किया हूँ, आपका भी करवा देंगे। तो ये समस्या ऐसी नहीं होनी चाहिए। जबकि एयरटेल वालों का कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, एयरटेल फाइबर एक्सट्रीम फाइबर जो चल रहा है वहाँ पे मैंने वो भी लगवाया है बड़ोदरा में, वो चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, उसमें ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे जियो वालों का ही ऐसा इशू आ रहा है। आप ही सोचिए कि एक जो 30 MB पर सेकंड वाले प्लान में आपका 1248 रुपए 74 पैसे कैसे आ सकता है? आप मुझे जवाब दीजिए इसका। आप कमेंट में बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि प्लान रुक जाना चाहिए। मैं 1 महीने का अगर प्लान नहीं दे रहा हूँ, अगर बिल नहीं भर रहा हूँ तो वो स्टॉप हो जानी चाहिए सर्विस। जैसे कभी सर्विस सस्पेंड कर दिए हैं वैसे तब कर देना चाहिए था, लेकिन 1248 आया कैसे? यही समस्या आपके साथ भी हो सकती है। तो ये क्या है कि मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कर रहे हैं ये लोग। फिलहाल अभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने लोगों को लाभ मिल पाएगा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, आपको यहाँ नोटिफिकेशन बार में दिख जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, चाहे वो ओपन हो या ना हो, यहाँ पे सब शो करेगा आपका। यहाँ पे मैं ज़्यादातर क्रोम यूज करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे देखो फिर भी रन हो रहा है। अगर ये कितना रन हो रहा है या कितना रैम यूज हो रहा है, इसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पे टास्क मैनेजर पर आपको आना पड़ेगा, राइट क्लिक करके। अब यहाँ पे आपको सर्च देखना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज है कहाँ पे। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज अगर दिख जाता है, या देखो माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे है, लेकिन ये बैकग्राउंड पर रन कर रहा है, कितने MB यूज कर रहा है, मेमोरी यूज कर रही है और CPU यूज कर रहा है, जिसको हम उपयोग नहीं ही कर रहे हैं फिर भी ये उपयोग में हो रहा है। तो इसीलिए इन सबको आइडेंटिफाई करके आपको डिसेबल कर देना होता है। अगर हम यहाँ से देखो, अगर हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, धीरे धीरे ये सारे अब क्लोज हो गए। जितने भी बैकग्राउंड पर रन हो रहा था टास्क मैनेजर में, आप देख सकते हैं नहीं दिख रहा है। तो यही आपको भी करना है। आपको अगर एप्लीकेशन जो भी रन हो रहा है, जिसको आपको पता है ठीक है, जो नहीं पता है आप आसानी से उसको बंद कर दीजिए। जैसे ये फोन लिंक वाला फालतू में यहाँ पे चल रहा है फोन, जबकि फोन मेरा कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो है इसको बंद कर देता हूँ, इसको मैं क्वाइट कर देता हूँ। तो फोन लिंक वाला जो चल रहा था यहाँ पे एप्लीकेशन, वो बंद हो गया है। इस प्रकार से आप अपने 4 GB रैम का अगर कंप्यूटर है तब भी आप उस पर बहुत ज़्यादा लोड देके काम कर सकते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करके इसको आप बंद कर सकते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड भी बढ़ेगी और उसमें जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, हैंग की समस्या नहीं आती है। ऐसे में आपको देखना रहेगा कि जो फालतू यूज हो रहा है उसको बंद करके अपने रैम को, अपने मेमोरी को सही दिशा में या सही चीज़ पे, सही प्रोग्राम पे आप लगाएंगे तो आप जो है कम रैम वाले कंप्यूटर में भी अच्छा वर्क कर पाएंगे। तो यही था तरीका। बाकी आप जो है खुद समझदार हैं। अगर इसको भी बंद करना, देखो यहाँ पे IDM दिख रहा है हमें, अगर हम इसको बंद करना चाहते हैं IDM को यहाँ से एग्जिट कर देंगे तो IDM यहाँ से चला जाएगा। और ये जो है आप देख पा रहे हैं कितने चीज़ बैकग्राउंड पर रन हो रही हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिस बैकग्राउंड प्रोसेस ले रही हैं। 72 एप्लीकेशन है टोटल। टास्क मैनेजर आपको दिख रहा है, जो नॉर्मल यहाँ पे दिख रहा था वो तो आपने बंद कर दिया। बाकी यहाँ से आइडेंटिफाई करके वो भी आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सिस्टम रिलेटेड होती हैं तो उसको आप नहीं बंद करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। लेकिन जो एप्लीकेशन आपको पता है कि इस चीज़ का है उसको आप ज़रूर बंद कर दीजिए, यही आपके लिए ठीक रहेगा और आपके सिस्टम के लिए भी ठीक रहेगा। जानकारी यूजफुल हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बताना चाहूँगा, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको स्मार्टफोन मिलते हैं या टैबलेट मिलता है जो सैमसंग का होता है, सैमसंग का हर फ़ोन जो है KNOX से आपका सिक्योरिटी रेट से इनेबल रहता है। सैमसंग का हर फ़ोन जो है, चाहे वो टैबलेट हो गया चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो गया, उसमें KNOX सिक्योरिटी लगा होता है, जिससे आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्कूल या कॉलेज की ID पासवर्ड से ही वो लॉगिन होता है। हाँ, बात तो अलग है कि आपका गूगल पे भी चलता है, लेकिन कुछ उसमें डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या मैं इसको बाईपास कर सकता हूँ, क्या हम इसको पर्सनल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है तो आपको एक SAM FW टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको डिसेबल करने के लिए।
तो आपको मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। सैम FW टूल जो होता है ऐसे नॉर्मल काम नहीं करेगा। आपको जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो टैबलेट हो गया, चाहे वो स्मार्टफोन हो गया, उसका आपको USB ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। और जो प्रोसेसर है आपका, जैसे मीडियाटेक का प्रोसेसर है, तो मीडियाटेक का जो है यूनिवर्सल का ऑल इन वन वाला आपको जो है USB ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। 2 ड्राइवर हो गए, एक मोबाइल फ़ोन का ड्राइवर हो गया, एक आपका मीडिया प्रोसेसर का ड्राइवर हो गया, और तीसरा है कि आपका पोर्ट ड्राइवर एक होता है, तो वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सारे ड्राइवर आपको होने चाहिए यहाँ पे सिस्टम में, तो उसके बाद ही आपको वो डिटेक्ट करेगा। उसके बाद सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो गए, तो उसके बाद एक टूल होता है सैम FW टूल, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में अवेलेबल है वेबसाइट पर, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको आपके मोबाइल फ़ोन का USB डिबगिंग ऑन कर देना है। USB डिबगिंग ऑन कर देंगे डेवलपर ऑप्शन में जाके। उसके बाद आपको जो है, उसके बाद अपना मोबाइल फ़ोन इंसर्ट कीजिएगा, अपने कंप्यूटर सिस्टम में अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपसे अलाउ मांगे, उसको अलाउ कीजिए। उसके बाद सैम FW टूल आप उसको ऑन कर दीजिए, उसको ओपन कीजिए। टूल को ऑन करेंगे तो वहाँ मीडियाटेक वाले प्रोसेसर में जाएंगे, उसके नीचे आपको डिसेबल केनॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। तो उससे पहले क्या था कि फ़ोन आपने देखा होगा कि फॉर्मेट या रीसेट नहीं हो रहा था, हार्ड रीसेट वगैरह नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही केनॉक्स डिसेबल कर देंगे तो कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपका केनॉक्स डिसेबल होने के बाद ही आपका फ़ोन चालू होगा, और उसके बाद जो है आपका हार्ड रीसेट वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो टूल से ही कर सकते हैं, टूल में भी ऑप्शन होता है हार्ड रीसेट का, तो वहाँ पे आप कर दीजिए। उसके बाद आपका फ़ोन पूरी तरह से हार्ड रीसेट हो गया है, नॉर्मल जैसे फ़ोन आपको मिलता है। उसके बाद क्या करना है कि जब आपका फ़ोन स्टार्ट वाले ऑप्शन पर आ जाए, आता है ना, जैसे फ़ोन चालू करेंगे स्टार्ट लिखा आता है, तो स्टार्ट जब लिखा आता है तो वहाँ पे अभी उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक काम और करना है, आपको एलियंस शील्ड वाले वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे ID पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ID पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो आपका ID पासवर्ड बन गया। अब वही ID पासवर्ड वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा, एलियंस शील्ड की वेबसाइट पे नया डिवाइस अटैच करने के लिए QR देते हैं। तो जो आपका फ़ोन स्टार्ट वाले ऑप्शन पा के रुका हुआ था, वहीं पे आप जो है कहीं खाली स्थान पे 7 बार या 8 बार टच करेंगे, आप क्लिक करेंगे इसे, तो एक स्कैनर खुल जाएगा। जब स्कैनर खुल जाएगा तो आपको जो है वही वाला QR स्कैन करना पड़ेगा जो वेबसाइट पे है एलियंस शील्ड के। जैसे स्कैन करेंगे तो आपको वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको स्कैन करने में। उसके बाद आपके पास जब वो टाइम मांगने लगे तो आपको इंटरनेट कनेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है उसमें, तो इंटरनेट कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ID पासवर्ड मांगेगा, आप वही ID पासवर्ड इंटर कर दीजिएगा जो एलियंस शील्ड वाली वेबसाइट पे क्रिएट किए थे। वो इंटर करने के बाद आपको एक पॉपअप पूरा खुल के आएगा, आपसे पूछेगा कि क्या आप डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को चेंज करना चाहते हैं, तो उसको अलाउ कर दीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर एलियंस शील्ड को कर दीजिएगा। उसके बाद उसका एलियंस शील्ड का एक पॉपअप आएगा, जिसमें कई चीज़ें रहेगा, ऐप मैनेजर रहेगा, काफ़ी चीज़ रहेगा। तो ऐप मैनेजर में जाके आपको केनॉक्स से जितने भी सर्विसेज हैं सबको डिसेबल कर देना है। आप ओके करेंगे, डिसेबल का ऑप्शन आ जाएगा, सबको डिसेबल कर दीजिएगा। जब डिसेबल हो जाए तो एक बार आप बैक कर लीजिएगा। जब एक बार बैक करेंगे तो नॉर्मल आपका फ़ोन चालू हो गया। यही प्रोसेस करना है दोस्तों, लेकिन आप इसका किसी के साथ गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और कोई सवाल है इससे जुड़ी हुई तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। दोस्तों बताना चाहूँगा, यदि आप इमेज जनरेट करने के लिए कोई AI टूल ढूंढ रहे हैं तो leonardo.ai आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आपको सेटिंग वगैरह यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप leonardo.ai आप किसी भी ईमेल ID से लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करना पड़ेगा आपको पहले। उसके बाद लॉगिन कर लेंगे गूगल ID से। उसके बाद आपको यहाँ से मॉडल आप रिसेट पूछ रहा है कि किस प्रकार का मॉडल आप चाहते हैं, मॉडल वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई मॉडल आपने जब तक AI ने बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जनरेट किया हुआ है, ये मॉडल दिखा रहा है। अब प्रॉम्प्ट इन्हेंस बता रहा है कि आपको जो है जो प्रॉम्प्ट आप देंगे वो अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा, मतलब कुछ आगे पीछे करना हो तो वो अपने आप कर लेगा। इसको आप भी कर सकते हैं। अगर आप कर देंगे तो जितना आप लिखेंगे बस उतना ही करेगा, अपने हिसाब से कुछ नहीं करेगा। तो ये एडवांस लेवल में होता है। अगर आप ज़्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट को बंद करके ऑटोमेशन वाला बंद करके आप कर सकते हैं।
प्रॉम्प्ट एनहांस से यही होता है कि अगर आपने जो नहीं भी लिखा है वो अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगेगा सिस्टम को कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यही लिखा, क्रिएट इमेज कृष्णा विद फ्लूट नियर रिवर। अब नदी किनारे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये पंख लगा दिया है और यहाँ पे पत्थर पे खड़ा कर दिया है। ये सब हमने नहीं खड़ा किया था कि ये ग्रीन कलर का करें, ये इसको माला पहनाएं, किनारे का है, बांसुरी कैसे हो, ये सब हमने नहीं लिखा था। तो ये जो है किस प्रकार से स्टाइल दिया है यहाँ पे वो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बढ़िया से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं तभी इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ऑटो पे रख, नहीं तो ऑटो पे रहने दीजिएगा। स्टाइल आपसे पूछ रहा है, स्टाइल में आपका डायनेमिक है, ग्रेम कॉन्सेप्ट, बहुत से यहाँ पे स्टाइल है, वो ऑटोमेटिक रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर एक एक करके सब देखना हो तो आप एक एक करके सब चेक कर सकते हैं कि आपको क्या इसमें दिख रहा है, क्या आने वाला है। तो और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज, कितने नंबर जनरेट हो, कितना इमेज जनरेट करके दे, यहाँ पे ये मेंशन है। तो आप जितना ही जनरेट करेंगे यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे बढ़ जाया करेगा। अभी जो है ये 1 इमेज जनरेट करने के लिए अगर मैं करता हूँ तो ये बोल रहा है कि आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 मिनिमम देगा बना के फ्री वाले में, क्योंकि जल्दी जल्दी वो ख़त्म होगा ना, इसी वजह से ये 150 पॉइंट जो देता है उसको ख़त्म भी करना होता है। तो इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हम इसको सर्विस दे रहे हैं, मतलब कि इसको हम अपग्रेड किए हुए हैं, इसका पैसा खर्च कर रहे हैं इस पर, तो यहाँ पे देखो ये कम ज़्यादा करने में आपको जो है आपको आ रहा है कि इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर इसको प्राइवेट मोड में भी सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से कर दीजिए, आप प्राइवेट मोड में भी क्या सर्च करें यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोलैबोरेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपने क्या कोलैबोरेशन किया है, आप क्या कर सकते हैं। अगर आप ऑल देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी और चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड सीड वगैरह या ट्रिलिंग वगैरह, ट्रांसपेरेंसी वगैरह आपको करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो रियल फ़ोटो पे आपको जो है यहाँ पे आप जो है ऑन करेंगे, जब आप पैसा यहाँ पे दे देंगे तो फ़ोटो रियल पे आप सेलेक्ट कर देंगे तो जो भी आप जनरेट करना चाहते हैं किसी व्यक्ति विशेष का तो जनरेट करके दे देगा आपको। तो इसीलिए वो फ़ोटो रियल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि ये पैसे अपग्रेड करने के बाद ही ये फीचर मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे जनरेट किया था अपने गेमिंग वाले चैनल का यहाँ पे लोगो, तो देखो क्या मस्त बना के दिया हुआ है, एकदम परफेक्ट बना के दिया है। और कृष्ण भगवान का इमेज देखो, मुझे तो ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इस प्रकार से आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सरस्वती माता का इमेज यूज करता हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला मेरे बैकग्राउंड पे जो लगा है डेस्कटॉप पे, कितना प्रॉपर है। यहाँ पे सरस्वती माता कुछ सिखा रही हैं किसी बच्चे को, देखो क्या बच्चा बैठ के शांति से क्या मुखड़ा दिया है यहाँ पे। तो ये लियोनार्डो द्वारा ही बनाया गया है, ये वही बना के दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आपके सामने मैं थोड़ा सा और कुछ बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा कि आपको जो है ज़्यादा हमारा प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं है, फिर भी जो मैं समझ पा रहा हूँ लिख देगा, वो ऑटो पे है तो ऑटो एडजस्ट कर लेगा वो। यहाँ पे ऑटो अगर प्रॉम्प्ट इनहेंस का ऑप्शन है तो यहाँ पे कर लेगा। तो हमने लिखा है कि ये सरस्वती माता जो है वो किसी को टीच कर रही है, बांसुरी कैसे बजती है, हंस भी वहाँ पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे 70 पॉइंट है अभी, और मैं इसको जनरेट करूँगा 40 पॉइंट हमारा जाएगा। यहाँ पे मैं 40 पॉइंट जनरेट किया, देखो कितनी तेज इसका सर्वर है। यहाँ पे देखो जनरेट होके आ गया, ये फर्स्ट क्लास। अभी थोड़ा रीड कर रहा है तो इसमें समय लग रहा है जनरेट करने में, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से जनरेट होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखो तो यहाँ पे टीच कर रहे हैं फर्स्ट क्लास, एकदम देखो हंस भी है, एकदम प्रॉपर है। तो इसी प्रकार से आप भी जो है जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आप टूल ढूंढ रहे हैं इमेज जनरेट करने के लिए तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। बाकी जो जनरेट करता हूँ चैट जीपीटी में और सब, बाकी तो और भी टूल हैं तो उन सब में मुझे थोड़ा कम मज़ा आता है। लियोनार्डो मुझे बेस्ट लगता है। तो आपका कौन सा बेस्ट है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों किसी का व्हाट्सअप आप स्कैन करके यदि आप अपने फ़ोन में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए प्ले स्टोर से बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप व्हाट्सअप का ओरिजिनल ऐप ही यूज करें, क्योंकि उसमें भी इनबिल्ट आता है। तो आपको क्या ज़रूरत है ऐड वाला आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की, किसी का ऐप इंस्टॉल करने की। फ्रॉड भी हो सकता है, उसमें आपको ट्रैक भी किया जा सकता है। तो ये सिस्टम आपको नहीं करना है। आपका व्हाट्सअप जो है वो खुद कैपेबल है आपको जो है ये सारी चीज़ें सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। उसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपका फ़ोन है, आप किसी दूसरे का फ़ोन आप स्कैन करके अपने व्हाट्सअप में चलाना चाहते हैं, जैसे आपका व्हाट्सअप चलता है उसी प्रकार से। नॉर्मल आपने देखा होगा कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से तो उसमें बहुत सारे ऐड वैड आती रहती हैं, आपने देखा होगा, तो वो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। तो आपको वो सब नहीं करना है। आपको सिंपल सा क्या करना है कि आपको अपना व्हाट्सअप जो नॉर्मल व्हाट्सअप, चाहे वो व्हाट्सअप बिजनेस हो गया, चाहे व्हाट्सअप
नॉर्मल हो गया, व्हाट्सएप मैसेंजर हो जाए। तो उसमें क्या करना है आपको कि आपको सबसे पहले तो एग्रीमेंट आपको साइन करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपको जहाँ पे नंबर इंटर करने वाला सेक्शन आता है, नंबर वेरीफाई करने वाला, तो आपको नंबर इंटर नहीं करना है। आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले से ही डिवाइस रजिस्टर ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके वहाँ पे आपका वो खुल जाएगा, एक स्कैनर आ जाएगा। स्कैनर आ जाएगा तो आप दूसरे फ़ोन से आप जाएंगे, अपना व्हाट्सअप ओपन करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, लिंक व्हाट्सअप पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको एक स्कैनर खुल के आएगा, तो वही QR कोड आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन कर लेंगे, उसके बाद आपकी फ़ोन में आप उसका व्हाट्सअप जो है चलने लगेगा, आप उसको सेव कर लीजिएगा। यही तरीका है, सही तरीका आपको जो है व्हाट्सअप अपने फ़ोन में स्कैन करने का या चलाने का, या आपका ही डिवाइस है तो दूसरे फ़ोन में चलाने का, क्योंकि आपके पास कई फ़ोन होते हैं। जैसे मेरे पास कंप्यूटर में भी मैं व्हाट्सअप जब चलाता हूँ तो हमेशा फ़ोन नहीं देखता रहता हूँ, कंप्यूटर में ही व्हाट्सअप स्कैन किया हुआ हूँ, वहाँ से ही ले लेता हूँ। तो यही सब तरीका है दोस्तों, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। दोस्तों, अगर आपने मोबाइल ट्रैकर का नाम सुना हुआ है तो आप सही जगह पे आए हैं। तो इस वीडियो में आपको मोबाइल ट्रैकर से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। जो भी एरर आ रहे हैं हम उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका वॉइस कॉल रिकॉर्ड तो होता है लेकिन आप उसको सुन नहीं पाते हैं, तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा लॉगिन हो गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं मोबाइल ट्रैकर को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना चीज़ आप मॉनिटर कर सकते हैं। आपके बच्चे का जो भी है आप उसको लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने बच्चे के मोबाइल में एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको ऐप्स में आना पड़ेगा, और यहाँ पे जितने जो भी एप्लीकेशन आप ब्लॉक करना चाहें यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। आप सिंपल ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, वो ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो हमने एक ब्लॉक करके रखा है, आपको इसी प्रकार से ब्लॉक दिखेगा। आप कितने घंटे के लिए, किस दिन के लिए ब्लॉक कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे अपडेट करना चाहें तो यहाँ पे जो है अभी मैंने अनब्लॉकिंग के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। अभी फोन ऑफलाइन पे है, इसी वजह से रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। अगर ये ऑनलाइन होता फोन तो तुरंत ये प्रोसेस हो जाता। तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि आपको जो है जो रिकॉर्ड करते हैं उसमें क्या एरर आता है या उसको कैसे सही कर सकते हैं। उसके लिए हमें कॉल्स पे चलना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको कॉल के नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, डू यू हैव प्रॉब्लम विद द रिकॉर्डिंग ऑफ कॉल्स। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है कि आपको कोई समस्या है कॉल को रिकॉर्ड करने में, ट्राई डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइप ऑफ कॉल। यहाँ पे क्या है कि ये बता रहा है कि अगर आपको समस्या आ रही है तो आपको बहुत से डिफरेंट टाइप के आपको दिए गए हैं रिकॉर्डिंग ऐप्स, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ नीचे कॉन्फ़िगर ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन टाइप। अब ये पूछ रहा है कि एंड्रॉयड रिकॉर्डेड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन टाइप नेटिव सेलेक्ट करते हैं, नेटिव मतलब नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको पास जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इसको जो है अभी नेटिव करके चेक करेंगे। उसके बाद जो भी कॉल रिकॉर्ड होगा उसको हम चेक करेंगे, सुनेंगे। अगर आवाज़ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर से हम सेटिंग चेंज करेंगे। तो यही तरीका है दोस्तों इसको जो है सेट करने का। तो आपके मोबाइल फ़ोन में जो सपोर्ट कर रहा है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपका जो है वॉइस आएगा, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी। और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। दोस्तों, आपका कंप्यूटर सिस्टम ये चालू होने में अधिक समय ले रहा है तो ये ट्रिक अपनाइए, आपका कंप्यूटर जल्दी चालू होने लगेगा। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन बार के एरिया में जहाँ खाली स्थान पे वहाँ पे राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टअप का ऑप्शन एक दिख रहा है, ऊपर प्रोसेस दिख रहा है, परफॉर्मेंस दिख रहा है, ऐप हिस्ट्री दिख रहा है, स्टार्टअप आप आ जाइए। इसमें जब आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है तो आपका कितने एप्लीकेशन रन होते हैं जो आपके कंप्यूटर चालू होने के बाद चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कई चीज़ें दिख रहे हैं और यहाँ पे स्टार्टअप इम्पैक्ट दिख रहा है कि आपका कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पैक्ट करता है चालू होते वक्त। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो वन ड्राइव दिखा रहा है हमें और माइक्रोसॉफ्ट एज दिखा रहा था। हम दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको यहाँ से डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेटस आपको डिसेबल दिख रहा है। तो इस प्रकार से फ़ोन लिंक हम आपका जो है यहाँ पे वो भी चालू होता है तुरंत ही। तो हमें ज़रूरत होगी चालू करेंगे, नहीं हो ज़रूरत होगी नहीं चालू करेंगे, लेकिन उससे हमारा स्टार्टर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम डिसेबल कर देंगे, मतलब चालू होगा तो अपने आप नहीं चलेगा ये भी। और यहाँ पे क्या है कि और भी चीज़ें हैं, व्हाट्सअप डिसेबल है और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, विंडोज़ सिक्योरिटी है, ये इनेबल है, इसको रहने दीजिए। सिक्योरिटी से जीरो जो भी चीज़ें हैं उसको इनेबल रहने दीजिएगा। और यहाँ पे क्या है कि ये आइडिया मैं इसको रहने देता हूँ। को पायलट है, इसकी भी ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ती है, ये तो बिट डिफेंडर का है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उसको आप डिसेबल कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप जो है एक चीज़ डिसेबल कर लेंगे
तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप इसको जो है आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें डिटेल चल रही हैं, क्या नहीं है, क्या यूज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कितनी चीज़ें रनिंग में है, यहाँ पे आपको डिटेल में दिख जाएगा। सर्विसेज में आप देखेंगे तो सर्विसेज यहाँ पे है और किस चीज़ का स्टाफ यहाँ पे कौन सी सर्विस चालू है, कौन से रनिंग में है, आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रॉपर्टी वाइज इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड देख सकते हैं। तो यही है दोस्तों, अगर आपको कुछ सवाल हो या फिर परफॉर्मेंस में आपको यहाँ देख सकते हैं कितनी रैम यूज हो रहा है। सबसे आसान है कि MS कॉन्फ़िग एक एप्लीकेशन होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप विंडो R प्रेस कीजिए और यहाँ पे लिखिए MS कॉन्फ़िग, ठीक है। यहाँ पे आप इसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्टअप सर्विस में आ जाएगी, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का। सर्विसेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगे, आपको कौन सा डिसेबल रखना है, कौन सा इनेबल रखना है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट आएगा, मतलब फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्टअप तो मैं यहाँ पे बंद है, जो कि आपको टास्क मैनेजर से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे टूल में आप देख सकते हैं ये सब है, लेकिन आपको यहाँ पे बूट का ऑप्शन दिख रहा है। बूट में आपको दो चीज़ें करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे देखो एडवांस ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। नंबर ऑफ प्रोसेसर दिख रहा है कि मतलब बूट के टाइम पे कितने प्रोसेसर यूज करें, तो जो मैक्सिमम है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए और जो आपका मैक्सिमम मेमोरी है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम मेमोरी अगर आपका जो भी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम मेमोरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, टिक कर देंगे तो जो मैक्सिमम होगा वो सेलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, दो चीज़ें आप करके यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका कंप्यूटर सिस्टम जब चालू होगा तो नॉर्मल क्या है कि वो सिस्टम रिजर्व रखता है कितनी ही मेमोरी यूज करेगा स्टार्टअप के टाइम या फिर इस एप्लीकेशन के टाइम पे, तो वो रिजर्व रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप मैक्सिमम पर क्लिक कर देंगे तो जितनी ज़रूरत होगी मेमोरी की उतनी ज़्यादा वो लेकर जल्दी से चालू कर देगा। जैसे मान लो स्टार्टअप में हमें 8 GB मेमोरी की ज़रूरत है, तो लेकिन हमने 4 GB सेलेक्ट किया तो 4 GB वो डबल ऐसे होता है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन जैसे 4 GB की ज़रूरत हुई आपने दे दिया उसको 12 GB, आपका जो है तुरंत चालू हो गया। इस प्रकार से जैसे आपका इंटरनेट है, मान ली 10 MB आप डाउनलोड कर रहे हैं, मैं आपको 2 MB की स्पीड दूंगा तो वो 10 मिनट लगेगा ना आपको। तो उस प्रकार से अगर आपको 10 MB एक बार में ही दे दिया गया तो एक बार में ही हो जाएगा, 1 मिनट में ही। वही फॉर्मूला यहाँ भी काम करता है। तो इसी प्रकार से आप जो है इसको सेट कर सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप को सही करने के लिए। जानकारी यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जब आप मल्टी स्ट्रीमिंग करते हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन मिलेगा एक मल्टीपल आउटपुट का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आप चाहें टारगेट ऐड कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, तो ये आप जो भी चाहें यहाँ पे स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। बस आपको सर्वर की होना चाहिए और स्ट्रीमिंग की होना चाहिए, ये दोनों चीज़ की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जब आप मल्टी ट्रैक पर आप मतलब जब आप मल्टी प्लेटफॉर्म पर साथ में लाइव करते हैं तो उसमें इंटरनेट की खपत ज़्यादा होती है। नॉर्मल आपका 2.5 से 3 MB लेता है एक स्ट्रीमिंग का, मतलब एक प्लेटफॉर्म पर। आप जितने भी प्लेटफॉर्म बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से उसकी MB भी बढ़ाना रहेगा आपको, तभी आपका वो सही आएगा। नहीं तो आपको वहाँ पे एक पॉपअप आएगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बिट रेज, नहीं तो आपका जो है सही तरीके से आपका स्ट्रीमिंग चल नहीं पाएगा। आपको क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे 2-3 सेटिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आना है एडवांस में। एडवांस आप आएंगे प्रोसेस प्रायोरिटी, जो जनरल में आपको दिख रहा है यहाँ प्रोसेस प्रायोरिटी, इसको हाई कर देना है। नॉर्मल रहेगा, आपको इसको हाई कर देना है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको एक नेटवर्क वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे नेटवर्क में। अब यहाँ पे नेटवर्क में क्या है कि आपको जो है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट टिक कर देना है, डायमेक्ली चेंज बिटरेट टू मैनेज कांग्रेस्टेशन बिटरेट। ये वाला जो है ऑप्शन चेंज कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आपको अप्लाई कर देना है और सेव कर देना है। और उससे पहले अगर आप वीडियो के फ्रेम रेट सेट करना चाहते हैं, अगर लो बता रहा है, क्योंकि ज़्यादा है तो लो ही बताएगा सबका, तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको 60 कर लीजिएगा। 30 से 60 आप जो भी करना चाहें तो फ्रेम रेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्रेम रेट रहेगा तो उतना ज़्यादा MB यूज करेगा। तो इस प्रकार से जो है आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत न है। कोई जानकारी चाहते हो इसके रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। दोस्तों, यदि लोकल में, कंप्यूटर भाषा में लोकल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब एक नेटवर्क से कई कंप्यूटर या सभी कंप्यूटर कनेक्टेड हों, तो उसमें लोकल बोला जाता है कि लोकल में कनेक्ट आपको शेयर कर रहे हैं। तो जब लोकली कनेक्टेड हो एक वाईफाई से या फिर किसी ईथरनेट से, तो आप उसमें डाटा शेयर कैसे कर सकते हैं या उसमें आपको लिए क्या बेस्ट रहेगा। उसमें 2 तरीके होते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है, जो मैं यूज करता हूँ, नेटवर्क फोल्डर का। नेटवर्क शेयर जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें नेटवर्क फोल्डर का, तो हम यहाँ पे एक नेटवर्क फोल्डर डेस्कटॉप पर क्रिएट करते हैं।
डेस्कटॉप मैंने हाइड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से बना रहा हूँ। तो मैं न्यू करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना देता हूँ नेटवर्क शेयर करके। नेटवर्क शेयर करके एक फ़ोल्डर बना दिया हूँ। ये जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि मैंने इसको नाम दे दिया है नेटवर्क शेयर। इसको अगर हमें शेयर करना है हमारे नेटवर्क पर, मतलब लोकली शेयर करना है, तो सबसे पहले इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है गिव एक्सेस टू, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको हम स्पेसिफिक पीपल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एवरीवन का ऑप्शन आएगा, एवरीवन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली जो है यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपके हम नेटवर्क डिस्कवरी जो है उसको ऑन करें पब्लिक नेटवर्क पे, प्राइवेट नेटवर्क पे। तो यहाँ पे उसको यस कर देते हैं कि ऑन कर दो भाई, वो दिखता रहे। यहाँ पे क्या है कि अगर आप शेयर को ईमेल करना चाहते हो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, अगर शेयर फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं क्लिक। तो यहाँ पे ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये है आपका एड्रेस जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसको हम डन कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये फोल्डर खुलेगा जब भी कोई नेटवर्क में आएगा। यहाँ पे देखो नेटवर्क पे क्लिक करेगा कोई व्यक्ति, तो आपका जो है यहाँ पे जो फोल्डर शेयर पे है वहाँ पे शो करेगा और वो खुल के आएगा सामने। किस प्रकार से खुलेगा आपको दूसरे कंप्यूटर में आप देख सकते हैं, आप इसे कनेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका नेटवर्क शेयरिंग सेंटर आपका ऑन होना चाहिए, उसके बाद ही आपका काम करेगा। तो यहाँ पे आपका जो है नेटवर्क ऑन होना चाहिए। उसके बाद नेटवर्क शेयर वाले फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका ये खुल जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड हो, चाहे मोबाइल हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपने कई ऐसे मोबाइल देखे होंगे जिसमें फाइल एक्सप्लोरर में आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो अगर एक वाईफाई से कनेक्टेड है तो आप जो है अपने कंप्यूटर से मोबाइल पे भी शेयर कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप नेटवर्क से या कंप्यूटर से आप कोई भी फाइल शेयर करते हैं उस कंडीशन में। बाकी अगर आपका नेटवर्क में वहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो उसके बाद ट्रबल शूट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और जब आपका काम पूरा हो जाए, आप चाहते हैं कि नेटवर्क एक्सेस को हम रोक दें, तो यहाँ पे फोल्डर पे ही राइट क्लिक कीजिएगा, गिव एक्सेस टू जो ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे रिमूव एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक कर देंगे, आपका वो शेयरिंग बंद हो जाएगा। तो आसानी से आप इसको जो है जब आपका मन हो आप शेयर कीजिए, जब आपका मन हो इसको स्टॉप कीजिए। ये आपके ऊपर पूर्णतया डिपेंड करेगा, आप आसानी से इसको जो है शेयर कर सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी डाटा केबल या फिर मेमोरी पेन ड्राइव वगैरह ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप जो है लोकली आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माध्यम है डेटा ट्रांसफ़र करने का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो जानकारी यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपके परिवार में यदि कोई एक्सपायर कर गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो उस कंडीशन में आप परिवार के लिए सहायता राशि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या धनराशि मिलती है, 30,000 रुपये की धनराशि मिलती है। अगर आपका श्रम कार्ड बना हुआ है, पारिवारिक जो श्रमिक कार्ड होता है अगर बना हुआ है, तो आपको मृत्यु के परिवार 2 लाख रुपए मिलते हैं और उसके बाद श्राद्ध वगैरह करने के लिए 15,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल मृत्यु हुई है आपकी यूपी में, तो आपको यूपी वालों के लिए आपको 30,000 रुपये की सहायता धनराशि मिलती है तिरही वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे आप कैसे उसका लाभ ले सकते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास मृतक का आधार कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सर्च करना है पारिवारिक लाभ, गूगल पे इस प्रकार से सर्च कर लीजिएगा, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना करके इसका जो है वेबसाइट है। अब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो है ओरिजिनल वेबसाइट है जो सरकार ने जारी किया हुआ है। जनजातीय गौरव दिवस यहाँ पे मनाए ये सब दिए रहे हैं, मतलब जो भी नया कार्यक्रम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नेशनल बेनिफिट फैमिली स्कीम जो है यहाँ पे चालू की गई है। इसका जो है तो मैं आपको बता दूं किसमें करना क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आप पात्र किसके लिए हैं। आपको इसमें 30,000 रुपये की धनराशि मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो आप किसका पंजीकरण कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पर नया पंजीकरण करने के लिए क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जिला, उसके बाद आप शहर से हैं कि ग्रामीण से हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आवेदक का नाम सिलेक्ट करना है, अपना जो अप्लाई कर रहा है उसका लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पे सब आपको अपना दर्ज करना है जो आवेदन कर रहा है। उसके बाद तो यहाँ पे यूजर मैनुअल मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको देखो सबसे पहले यहाँ पे अपना डिटेल भर देना है जो आपका है। उसके बाद आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको जो है सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और आपको भर देना है। और ये जो डिटेल आपको भरना है ये सब आपको आधार के अनुसार ही भरना है, आधार में जैसा रहे वैसे भरना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना रहेगा। उसके बाद कोई जो मरा है उसका स्त्री है कि पुरुष है यहाँ पे आपको डालना रहेगा। और उसके बाद क्या करना है, वैलिडेट कैप्चा कर वेरीफाई आधार एंड सबमिट सिग्नेचर कर दें, क्योंकि आधार से वो नाम मैच होगा। उसके बाद जैसे ही मैच हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से होगा। ये यहाँ पे वेरीफाई आधार ओटीपी बेस्ड करेंगे तो आपको ये ओटीपी आएगा आधार की वेबसाइट से। तो यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के कैप्चा डाल के फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये पंजीकरण इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपका जो है पंजीकरण यहाँ पे वेरीफाई कर दें। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब आपको जो है यहाँ पे आईडी पासवर्ड अपना जनरेट कर लेना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे, वेरीफाई जैसे ही क्लिक करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा और आईडी पासवर्ड आपको बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस प्रकार से आपको इतने स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने स्टेप हैं टोटल। 9 स्टेप में पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मृत्यु का कारण, मृत्यु का दिनांक, यहाँ पे सब कुछ वो डालना पड़ेगा आपको। और उसके बाद आपको बैंक का डिटेल, मृतक का विवरण और पंजीकरण के अनुसार मृत्यु विवरण यहाँ पे आपको ये दिखेगा। तो ये सब डालने के बाद आवेदन को अगर संशोधित करना चाहते हैं संशोधित कर सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र का आपको सत्यापन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा। तो वो वेबसाइट से जाके वेरीफाई होगा और उसके बाद आपको इसी प्रकार से स्टेप कंप्लीट करने रहेंगे। सारा स्टेप आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आपको कुल मिला के आपको 9 स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फाइनल यहाँ पे जांच हेतु प्रिंट कीजिएगा, कोई गलती नहीं। जैसे आपने अगर राशन कार्ड फिल किया हुआ है, ठीक है, राशन कार्ड फिल किया हुआ है तो वो आपको वहाँ पे उसी प्रकार से जांच के लिए पहले प्रिंट निकलेगा उसके बाद निकले। लेकिन आपको आय प्रमाण पत्र भी लगेगा इसमें, तो आय प्रमाण पत्र को भी आपको बनवाना अनिवार्य रहेगा यहाँ पे। तो इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा और फोटो, हाँ, अंगूठे का हस्ताक्षर और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना यहाँ पे वो रहेगा। तो ये चीज़ें आपका लगेगा, अंगूठा आपका लगेगा, फोटो यहाँ पे सब फोटो, अंगूठा और मृत्यु प्रमाण पत्र आप अपलोड कर दीजिएगा। उस प्रकार से ये जांच के लिए यहाँ पे प्रिंट निकाल लीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र और बैंक का खाता, मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या, राशन कार्ड संख्या, ये सब आप जो है वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद जो है आपको यहाँ पे फिर उसके बाद फाइनल प्रिंट आप जो है चेक कर लीजिएगा और फाइनल प्रिंट निकाल के उसको रख लीजिएगा। फाइनल प्रिंट यहाँ पे निकाल लीजिएगा, उसको लॉक कर दीजिएगा। प्रिंट उसको निकाल के आप यहाँ पे लॉक कर लीजिएगा। उसके बाद आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। अब आपका क्या है कि उसका आवेदन की स्थिति आपको जानना रहेगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म फिल हो गया और लॉक करके आपने प्रिंट कर दिया। प्रिंट नहीं भी निकाल रहे हैं, लॉक करके आपने उसको छोड़ दिया और रजिस्ट्रेशन नंबर आपने नोट कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको यहाँ पे स्टेटस पे आना है। आपको यहाँ पे स्टेटस जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब वेबसाइट में यहाँ पे स्टेटस जानने के लिए दिया गया है ऑप्शन, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था, आवेदन की स्थिति यहाँ से आप जान सकते हैं। आवेदन की स्थिति यहाँ पे जानने के लिए आवेदन का यहाँ पे पंजीकरण संख्या, आवेदक का मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, ओटीपी भेजेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो पैसा कहाँ है या फिर क्या स्थिति है उसकी भी। तो आप जो है इस प्रकार से अपने नेशनल बेनिफिट फैमिली स्कीम में आप शामिल हो सकते हैं। अगर कोई आपके घर का सदस्य यहाँ पे एक्सपायर हुआ है तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, शर्त ये है कि जो है यहाँ पे पात्रता आपको जो है आपका जो है 18 साल से अधिक और 60 साल से कम होना चाहिए। जिसकी मृत्यु हो रही है उनकी मृत्यु जो है 18 वर्ष और 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर 60 साल के या 59 साल से ऊपर के हैं तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, जिससे आपको फार्म रिजेक्ट ना हो, आपका काम हो जाए। दोस्तों यहाँ पे आपके YouTube ऑप्शन में, YouTube स्टूडियो में, आपके मोबाइल फ़ोन में और कंप्यूटर में भी आपको वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पॉडकास्ट का। तो ये क्यों दिया गया है, मैं आपको पॉडकास्ट का ऑप्शन देखता है, ये क्यों दिया गया है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बता दूँ कि ये पॉडकास्ट का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसमें अगर आप कोई भी वीडियो ऐड करते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो भी वीडियो प्ले होगी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके नीचे जो वीडियो आएगी
उसके नीचे आपका वो दिखेगा, क्या 15 बोलते हैं वीडियो उसको। ऐसी दे दूंगा, 15 वीडियो कि तो 25 के यहाँ पे आपका जो है नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहीं पे लगा देंगे पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेगा। जिससे क्या है कि जो भी वीडियो आपने डाला है वो तो दिखेगा ही, उसके बाद भी जो भी वीडियो आप डालेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। मतलब कि जो भी पहले क्या है कि प्लेलिस्ट नहीं दिखता है, लेकिन अगर आपने वीडियो के नीचे अगर उसमें पॉडकास्ट डाल रखा है तो वो वीडियो के नीचे दिखेगा पॉडकास्ट आपका पूरा। उसमें आपके जितने वीडियो भी ऐड किए रहेंगे सब वो आपके व्यूअर देख सकते हैं। तो यही है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको आना है, अगर आपको इसको पॉडकास्ट को इनेबल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना है पॉडकास्ट में। अब यहाँ पे देखो न्यू पॉडकास्ट पूछ रहा है, क्लिक कीजिए। अब आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, आप नया पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट है उसी को पॉडकास्ट के रूम में बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है सेट एन एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट कर लेता हूँ। तो जो हमारा प्लेलिस्ट है उसी को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे देखो 758 है। तो ये सबसे पुराना प्लेलिस्ट है हमारा, 758 वीडियो इसमें है, 736 इसमें है, 744 इसमें। तो 758 ज़्यादा वाले को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसी में सारी वीडियो हमारी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये सब आ गया। अब हमारे पास है यहाँ पे, अब इसको थंबनेल भी आप लगा सकते हैं किस नाम से वो शो करे। तो यहाँ पे आपको जो है आप थंबनेल लगा लीजिए, यहाँ पे कोई भी थंबनेल बना लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पॉडकास्ट के लिए थंबनेल बना लिया है कैनवा से, आप भी बना लीजिएगा। लेकिन बनाने से पहले आपको बता दूं कि इसका रेजुलेशन जो है यहाँ पे रहेगा 1280x1280। यहाँ पे आप आएंगे क्वेश्चन मार्क पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1280x1280 पिक्सल पे है। 10 MB का फाइल होना चाहिए, JPG और PNG GIF फाइल सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है यही सपोर्ट करने वाला है। अब क्या है कि हम इसको जो है यहाँ पे अपलोड कर देंगे अपने थंबनेल को। तो इसको मैं बता दूं कि ये जो थंबनेल है यहाँ पे अब अपलोड हो जाएगा। हमारा थंबनेल यहाँ पे अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं बता दूं कि इसकी क्या खास बात है जो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आप जो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो आपको दिखेगा वहाँ पर, जो YT म्यूजिक होता है, तो पॉडकास्ट वहाँ पे भी आपका शो करेगा, लिस्ट हो जाएगा, जिससे आपका ऑडियो में व्यू जो भी आएगा वो भी काउंट होगा। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं पॉडकास्ट के लिए, ये वहाँ पे भी व्यू काउंट होगा। मतलब कोई भी चाहे तो वो ऑडियो आपका सुन सकता है आपके यूट्यूब म्यूजिक पे। अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपके YT म्यूजिक पे ये शो नहीं करेगा। तो इसीलिए है कि आप जो है जो भी लिस्ट कर देंगे आपका यूट्यूब का वीडियो आपके यूट्यूब ऑडियो में चला जाएगा, YT म्यूजिक में। आप वहाँ पे भी आपका व्यू जो भी आएगा वो अकाउंट वहाँ पे होगा, उसका भी कुछ न कुछ रिवेन्यू आपको यूट्यूब जरूर देगा। तो इसीलिए ये पॉडकास्ट आपके लिए ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर बना के रखें। और जो यहाँ पे ऑडियो सुनने लायक हो वही डालिएगा, सब मत डाल दीजिएगा। तो जानकारी यूजफुल लगी है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये आपने प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, ये क्या है कि मॉनिटर करने का काम करता है। आपका कभी भी मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप खो जाता है तो ये उस काम में आता है। इसका नाम प्रे प्रोजेक्ट है, इसका वेबसाइट है preproject.com। अब इसकी वेबसाइट पे अगर हम चलेंगे तो भी ये जो है वेबसाइट इसका जो है ये है, इसको जो है यहाँ पे हम ओपन करते हैं। तो वेबसाइट यही है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से काम करता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या काम करता है आप सकते, यही काम आपका जो है ये आपके मोबाइल फोन में अगर इंस्टॉल रहेगा तो आप उससे लोकेशन और बाकी सारी चीज अगर आपको खो जाता है तो उस कंडीशन में आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। यहाँ पे सारी कुछ आपको ये दिखा रहा है, लेकिन इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ प्रे प्रोजेक्ट जो है हमारा जो है यहाँ पे पर्सनल की अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये फ्री वर्जन है, जिसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है। सबसे पहले आपको मिलेगा लाइट वर्जन आपका है, कोई उसमें हैंग वाली समस्या नहीं आती, बहुत ही हल्का है। और लिमिटेड लोकेशन एक्यूरेसी आती है, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, स्क्रीन लॉक आएगा, अलर्ट मैसेज आएगा, रिमोट अलार्म आएगा, सेट मिसिंग रिकवर वाला ऑप्शन आएगा, 20 मिसिंग रिपोर्ट आएगा, 24 घंटा डिवाइस एक्टिविटी लॉग आएगा, 24 घंटे में क्या क्या हुआ उसका डिटेल आएगा। तो ये काम है फ्री वाले में। इसके कई प्लान है, आप देख सकते हैं, पर्सनल का भी है, फ्री का भी है। तो आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका खो जाता है तो उसको आप पकड़ सकते हैं, मतलब उसको लास्ट लोकेशन देख सकते हैं।
यहाँ पे बिजनेस के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई चीजें हैं जिसका अलग अलग चार्ज है, अलग अलग उसका काम है। तो यहाँ पे यही है। और बाकी यहाँ पे क्या है कि और चीजें हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा। इसके सोर्स क्या है, सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे फीचर क्या क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। सोल्यूशन बाय क्या है, ट्रैकिंग लोकेशन है, डिवाइस सिक्योरिटी है, डाटा प्रोटेक्शन है, डिवाइस मैनेजमेंट है और सी ऑल। अगर फीचर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फीचर हम देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या क्या ये काम करने वाला है। यहाँ पे सभी चीज आप देख सकते हैं। विंडोज के लिए भी दे रहा है, विंडोज का रिमोट इंप्रेशन आता है, पैकेज सेट आता है, फाइल ट्रैवल आता है, किल स्विच आएगा विंडोज के लिए। और भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब इसका जो विंडो आ रहा है आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर है और क्या क्या काम करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है या फिर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर में का सॉफ्टवेयर ऐसा है जिससे हम लोकेशन वगैरह चेक कर पाए, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये जो है आपके सब कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल फोन हर जगह इंस्टॉल हो जाएगा। सबका अलग अलग ऐप दिया गया है यहाँ पे, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको कैसे दिखता है आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करके एक बार आपको दिखाता हूँ। मेरा डिवाइस पहले से लॉगिन हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें लॉगिन करने के बाद आपको जो ऐड डिवाइस करेंगे, यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप विंडोज या मैक ओएस, उबुंटू, एंड्रॉइड, आईओएस कौन सा डिवाइस उपयोग करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको एंड्रॉइड क्लिक करना है तो यहाँ पे मोबाइल डिवाइस में एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे इसका प्रोसेस आपको दे देगा कि किस प्रकार से आप जो है इसको क्रिएट लिंक करें और इसको डाउनलोड करें। तो यही है। और उसके बाद आप क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम डिवाइस पे क्लिक कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी पुरानी डायरी निकाला था 2012 की। उसमें एक मेरे पास पुराना लैपटॉप हुआ करता था, सैमसंग का छोटा वाला मिनी वाला था, 1N150 था। तो उसको मैंने उस टाइम पे 2000 यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उसको ऐड कब किया हुआ था। अगर मैं इसके डिवाइस पे क्लिक करता हूँ तो वो लास्ट लोकेशन में आपको बता देगा कि मैंने ऐड कब किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट लोकेशन यही है कि मैंने उसको जब ऐड किया था तो वो 2013 था शायद। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा डिवाइस का नाम आ रहा है जो अननोन शो कर रहा है। यहाँ पे डिवाइस मिसिंग का ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि वो अभी है ही नहीं। तो यहाँ पे रिमोट अलार्म बजा सकते हैं, अलर्ट मैसेज भेज सकते हैं, स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ से रिमोटली कर सकते हैं। बाकी और भी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे उसका डिटेल वगैरह भी आ जाता है। हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे देखेंगे तो कौन क्या क्या है, यहाँ पे बस वगैरह है और उसके बाद सबसे इलेक्ट्रॉनिक बनाया हुआ था, एटा कौन सा CPU था, सारा कुछ यहाँ पे दिखा देगा वो। आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप डेटा से एक साथ जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला, दूसरी जगह से थोड़ा और मिला, तीसरी जगह थोड़ा और मिला, इसलिए मिलते 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 वो बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से जो है आप डिवाइस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करेंगे आपका पुराना ही दिखाएगा, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे रिमूव का कहीं ऑप्शन है। तो इसमें क्या है कि अभी ये इस प्रकार से काम करता है। आपने देख लिया यहाँ जियो फेंस वाले में आपको क्या क्या दिख सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रिज मॉनिटर वाले में आप देख सकते हैं। तो यही सब काम करता है ये आपका प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप जो है नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि मैं इसको जो है आपको यूज करने के लिए प्रेफर नहीं करूंगा। फिलहाल ये प्राइजिंग भी है और अलग से आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर आपके कंप्यूटर में अलग से सॉफ्टवेयर पड़ा रहेगा, अच्छी बात भी नहीं होती है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने गूगल का जो सिस्टम है, गूगल का जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, गूगल का जो फीचर है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे लास्ट माई फ़ोन हो गया, ये सब चीज़ें आप उपयोग कीजिए और आसानी से आप घर बैठे ही आप इसका लाभ लें। और यही है दोस्तों। अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। स्वागत करता हूं दोस्तों। यदि आप प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करते हैं तो आपके लिए कुछ टिप्स बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आसान करेगा। आपके घंटों का काम मिनटों में काम होगा। तो सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आप शॉर्ट बनाते हैं और लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो दोनों का सीक्वेंस देखो मैंने यहाँ पे रख रखा है। देखो इसकी साइज क्या है और इसकी साइज क्या है, दोनों का सीक्वेंस एक में ही रखा है, एक ही यहाँ पे टाइमलाइन पे रखा हुआ है। अब सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे पहले बता दूं, सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे फाइल में, उसके बाद न्यू पे आना है, उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस पे आना है। सीक्वेंस पे आने के बाद यहाँ पे इतना ट्रिक करने का अच्छा है, Ctrl+N प्रेस कीजिए। आपको शॉर्टकट याद करना पड़ेगा अगर आप अच्छी एडिटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्टकट से आपका टाइम बचता है। तो Ctrl+N प्रेस कीजिए। यहाँ पे आप जो भी सीक्वेंस सेलेक्ट करना चाहें कर लीजिए। अगर आप शॉर्ट के लिए बनाना चाहते हैं सीक्वेंस तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल यहाँ पे सेटिंग में आ जाइएगा, ये उलट पुलट कर दीजिएगा। जैसे फ्रेम साइज यहाँ पे 19-20 रहेगा
और यहाँ पे 1080 रहेगा। तो यहाँ पे 1920 यहाँ कर दीजिएगा, 1080 यहाँ पे कर दीजिए, आपका शॉर्ट वाला फ्रेम बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए, यहाँ सीक्वेंस नेम दे दीजिएगा, जो भी आप सीक्वेंस नेम से आप बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। जब आप सेव कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पे प्रीसेट सेव हो जाएगा और आपको इस प्रकार से दिखेगा। जैसे यहाँ पे कस्टम में हमने सेव कर रखा है प्रीसेट को शॉर्ट एंड रील नाम से। तो ये जो है इसका सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बाकी सेटिंग वगैरह आप चेंज करना चाहते कर सकते हैं। तो जब आप इसको सेव कर देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपको रील बनाना हो तो रील पे क्लिक कीजिए, आपको लॉन्ग वीडियो बनाना है तो लॉन्ग वीडियो पे क्लिक कर दीजिए और आप एडिटिंग कीजिए। तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यही वाला एक्सपोर्ट होगा जो आप सीक्वेंस का आप एडिटिंग कर रहे हैं, जिस भी सीक्वेंस में आप एडिटिंग कर रहे हैं वही एक्सपोर्ट होगा। और दूसरा ट्रिक ये है आपको दोस्तों कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी भी वीडियो क्लिप पर, तो ऑडियो और वीडियो साथ में सेलेक्ट होता है। अब ये साथ में सेलेक्ट होता है, इसको अगर यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं, आपको इसको करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, अनलिंक करना पड़ेगा। जैसे ही आप अनलिंक करेंगे तो अलग अलग इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन आप जो है अनलिंक करने से अच्छा एक ट्रिक है जिसको आप अपना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिंक है, देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे से क्लिप जो है ऑडियो वीडियो क्लिक सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एल्ट बटन प्रेस करना, कीबोर्ड से आपको एल्ट बटन प्रेस करना है, एल्ट बटन प्रेस करके रखना है। उसके बाद जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका सिंगल सेलेक्ट होगा। तो आपको इतना आप प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल से जब भी आप सेलेक्ट करना हो एल्ट दबा के प्रेस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा ट्रिक ये है दोस्तों कि आप जब भी ऑडियो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑडियो आपका कट करते हैं, तो ऑडियो आपका बीच में वॉइस न कट जाए, इसलिए इसको बड़ा करके काटिए। जैसे मैं यहाँ पे इसको कम ज़्यादा करूँगा तो ये वीडियो के क्लिप को कम ज़्यादा बढ़ाएगा ये। तो यहाँ पे ये वॉइस की क्लियरिटी दिखेगी, ग्राफ दिखेगा कि ये कैसे दिख रहा है। यहाँ पे देखो कम ज़्यादा, जी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, मतलब यहाँ पे आवाज़ है, यहाँ पे नहीं है। तो आपको जो कट करना है यहाँ पे, आप यहाँ पे टूल लेंगे, इस वाले को रेजर टूल लेंगे, आप इस प्रकार से काटेंगे, फिर ये टूल लेंगे, फिर डिलीट करेंगे इसको सेलेक्ट करके। तो ये लंबा प्रोसेस है। तो अगर आपको ये करना है तो आपको सबसे पहले Ctrl Z मैंने कर लिया। अभी आपको क्या है करना है, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल जो है C बटन प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। जैसे देखो यहाँ पे है, मैंने ये टूल सेलेक्ट किया हुआ है, आप C बटन प्रेस करेंगे। जैसे मैंने C बटन प्रेस किया, ये टूल एक्टिव हो गया आपका रेजर टूल। अब जैसे मैं V प्रेस करूंगा, हमारा ये सिलेक्टेड वाला टूल एक्टिव हो जाएगा। तो आपको C और V, आपको ये दोनों चीजें आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट कट लगा के दीजिए माउस से, ठीक है, इस प्रकार से आप कीजिएगा। और उसके बाद मैं Ctrl Z कर देता हूँ फिर से इसको। और दूसरा, अगर ये आपका दोस्तों ऑडियो फॉर्म नहीं दिख रहा है तो आपके लिए समस्या हो जाती है कभी कभी। ऑडियो फॉर्म अगर जनरेट नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको आ जाना है क्लिक में, इसको सिलेक्ट करके आपको क्लिक में आना है। और उसके बाद यहाँ पे जनरेट ऑडियो वेव फॉर्म आपको क्लिक करना है। तो आपको ये जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे सीक्वेंस लेगा, आपको दिखाएगा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद क्योंकि मेरा पहले से ही जनरेटेड है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो ये इस प्रकार से आप जो है इसका ऑडियो का वेव फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। और आप इसको कम ज़्यादा करके यहाँ से इसको जो है आप जो है कम ज़्यादा करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे बढ़ाने के लिए, अगर इसको आप लाइन को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो एल्ट दबा के, अगर माउस के जो घुमाने वाला बटन होता है उसको एल्ट प्रेस करके यहाँ पे देखो मैं इसको कम ज्यादा कर रहा हूँ तो ये छोटा बड़ा हो रहा है इसकी लाइन को, ठीक है, ये इस प्रकार से कम ज्यादा हो रहा है। यही सेम चीज अगर हम इस प्रकार में करेंगे तो देखो ये ऑडियो का फॉर्म यहाँ पे बड़ा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पे भी अगर करेंगे तो इस लाइन को बड़ा हो रहा है। इस प्रकार एल्ट दबा के माउस के गोल बटन को ऊपर नीचे करेंगे, घुमाएंगे तो ये कम ज्यादा होगा। तो अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा करके इसके वेव फॉर्म को अगर देखेंगे बढ़िया, इसके कोई छोटा रहेगा तो ज्यादा समझ में नहीं आता है। इस प्रकार से ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो आपको इसकी मतलब ग्राफ बढ़िया से दिखेगा और आप इसको बढ़िया से कट लगा पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रीमियर प्रो में बहुत से शॉर्टकट हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये पहली वीडियो बना रहा हूँ, इसके आगे वीडियो लाता रहूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका बूट लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट का लोगो आता है स्टार्टिंग में, आपका अपना कस्टम लोगो कैसे लगा सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, कुछ आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सिस्टम सपोर्ट करता है कि नहीं, उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको Windows+R दबाना है। यहाँ पे आपको लिखना है MS Info 32। आप उसके बाद इंटर कीजिएगा। यदि आपका बायोस मोड यहाँ पे UEFI है तभी आपका जो है कस्टम बूट लोडर सपोर्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे लेगेसी है तो नहीं करेगा, अगर UEFI है तभी करेगा। तो ये आप कस्टम कर लिए, आपका UEFI है
है उसके बाद आगे की प्रोसेस चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्क्रीन का डिस्प्ले होता है उसी के अनुसार आपको जो है सेट करना होता है, लोगो कस्टम लोगो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन का रेजोल्यूशन देखना पड़ेगा कि क्या है। तो यहाँ पे हम अपने ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा रेजोल्यूशन 1360 देखो यहाँ पे है 1440x900, ये वाला रेजोल्यूशन यहाँ पे चल रहा है। 1440x900 यहाँ पे है। तो हम पेंट ओपन कर लेंगे, PAI पेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे रिसाइज में आएंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हटा देंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम रेजोल्यूशन देंगे 1440x900, 1440x900 900। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे तो हमारा रेजोल्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद सबसे पहले इसको हम जिस प्रकार से अभी देना चाहें इसका बैकग्राउंड दे सकते हैं। फिलहाल ब्लैक जो है ज्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहें तो ये भी दे सकते हैं, आप चाहें तो ये भी दे सकते हैं, लेकिन ब्लैक रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप रेजोल्यूशन देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करेंगे, आपको जो है यहाँ पे एक फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आपका लोगो जहाँ पे भी आपने लोगो रखा हुआ है आप उसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल को ओपन कर रहा हूँ और इसको जो है यहाँ पे हमने बैकअप में यहाँ पे अब यहाँ पे हम अपना लोगो यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपको थोड़ा कम ज्यादा करना हो तो यहाँ पे आप रेजोल्यूशन रख सकते हैं। अब इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से पिक्सल जो आपको 500 है इसको आप चाहें तो 300 कर सकते हैं, या 350x350 में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 350x350। ये रेजोल्यूशन इस प्रकार से हो गया। अब मैं इसको बीच में रख लेता हूँ। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप जो सेव करेंगे वहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब इसको हमने बीच में रख लिया। अब इसको हम फाइल में गए और आपको यहाँ पे सेविंग में आ गए, सेव एज आ गए। अब आपको यहाँ पे PNG वगैरह नहीं सिलेक्ट करना है। आप ध्यान दीजिएगा, PNG भी नहीं सिलेक्ट करना है, ना तो GIF से यहाँ करना है, ना तो JPG करना है। आपको BMB फाइल सेव करना है यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे देखो, बिटमैप BMB, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जो लोगो का नाम देना है स्प्लैश लिखना है, स्प्लैश नाम देना है। तो यहाँ पे आप जो है स्प्लैश लिख दीजिएगा इस प्रकार से, ये वाला नाम आप दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सेव कर दीजिएगा। अब हम इसको जो है यहाँ पे सेव कर दिए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसकी कलर क्वालिटी इस प्रकार से घट गई है। और उसके बाद क्या करना है, हमें इसको काट देना है। वो हमारा लोगो सेव हो गया है। इसके बाद हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है हैक BGRT। इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो इसको हम डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हैक BGRT। तो यहाँ पे आप हैक BGRT लिख के सर्च करेंगे तो नीचे वाला ऑप्शन आप जो है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये वाला मेटाबॉलिक्स वाला। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का आ जाएगा ऑप्शन हैक BGRT 2.5। ये वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 2.04 MB का फाइल है, डाउनलोड हो जाएगा। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपके डाउनलोड फोल्डर में। आपका डाउनलोड फोल्डर यहाँ पे कंप्रेस में आ गए हैक BGRT। हम इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास स्प्लैश वाला जो फोल्डर है इसको हम अपने से रिप्लेस करेंगे। जो हमने लोगो बनाया हुआ था उसको हम रिप्लेस कर देंगे इस वाले आइटम से। तो यहाँ पे हम क्या है कि इसको जो है हम फाइल देख रहे हैं, कहाँ गया हमारा फाइल। तो ये वाला हमारा फाइल था, देख लीजिएगा। स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग वही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम नॉर्मल यहाँ से उठा के यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, उसको हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिप्लेस होने के बाद हमारा लोगो जो है हमारा हमने जो सेव किया था वो वाला आ गया है। आप देख सकते हैं ये वाला आ गया है। अब क्या करना है, हमें सिंपल सा हमें जो है यहाँ पे रन कराना है। इसको जो है जो सेटअप है इसको राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके रन कराएंगे। अब इसको हमने रन कराया, उसके बाद यहाँ पे रन हुआ। अब सिंपल यहाँ पे देख रहे हैं आई फॉर इंस्टॉल है, क्रिएट अ न्यू EFI बूट एंट्री फॉर हैक BGRT यहाँ पे लिखा है। तो हम सिंपल आई इंटर करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम आई प्रेस करेंगे हमारा इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपको कुछ समय बाद इसको रिमूव करना हुआ, तो रिमूव करने के लिए आपको जो है यहाँ पे मैं रिमूव करने का भी बता देता हूँ। रिमूव करने के लिए आपको दोबारा से इसी को रन कराना पड़ेगा सेटअप फाइल को। और उसके बाद यहाँ पे जो है रिमूव करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे R प्रेस करने के आप जो है रिमूव कर देंगे तो आपका जो डिफॉल्ट लोगो था विंडोज का वही दोबारा से आ जाएगा, ये वाला हट जाएगा। तो हम यहाँ पे R प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो है यहाँ पे ऑल डन कर दिया है, दोबारा से हटा दिया है। आप देख सकते हैं ये प्रोसेस हो गया है। तो इसी प्रकार से आप जो है अपने विंडोज का, चाहे वो विंडो 10 हो 11 हो, वो आप उसके लोगो को चेंज कर सकते हैं, बूट लोगो को चेंज कर सकते हैं। यदि आप प्रीमियर प्रो पे एडिटिंग करते हैं तो आपके ये काम की चीज मैं बता
बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि अगर आप डिलीट करते हैं कोई चीज, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये वाला बीच का कॉलम मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर नॉर्मल डिलीट करूंगा तो ये बीच का गैप रह जाएगा, तो इसे नॉर्मल डिलीट बोलते हैं। प्रीमियर प्रो की लैंग्वेज में इसको रिपल डिलीट बोलते हैं। जब आप शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो ये डिलीट तो होगा, लेकिन ये स्पेस भी भर जाएगा, मतलब जैसे ही स्पेस ये डायरेक्ट आके चिपक जाएगा। लेकिन इसको चिपकाने के लिए, इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले ऊपर का सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे किया, देखो यहाँ पे डायरेक्ट ये हो गया, तो ये हो गया। और दूसरा है यहाँ पे कि रिपल डिलीट हो गया। अब आपको मैग्नेट, अगर देखो यहाँ पे कोई भी चीज आप ट्रैक के यहाँ पे डाल रहे हैं, किसी भी ट्रैक पे, टॉगल ट्रैक पे आप कोई भी चीज यहाँ पे डाल रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं ले आ रहा हूँ, ये पहुंचने के बाद ऑटो चिपक जा रहा है अपने आप, ये उसी पे सेट हो जा रहा है। तो ये आपका भी हो, इसके लिए आपका ये मैग्नेट ऑन होना चाहिए। आपका ये यहाँ पे देखो मैग्नेट स्नैप वाला जो है टाइमलाइन का, ये ऑन होना चाहिए, उसके बाद ही ये चिपकेगा। देखो यहाँ पे है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आराम से ले जा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको ऑन रहेगा तो इसको यहाँ पे मैं जैसे ही ले आऊंगा, पास आने के बाद ही चिपक जाएगा। तो ये इससे पता चलता है कि आपका टाइमलाइन वहाँ पे जो है, वहाँ पे वो ट्रैक खत्म हो रहा है, अगला ट्रैक शुरू हो रहा है, मतलब जहाँ पे एंड होगा वहीं पे जाके चिपक जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और है कि आपका ये सेटिंग वाला काम क्या करता है। सेटिंग जो होता है यहाँ पे टाइमलाइन के कई चीजें डिस्प्ले कराने के लिए होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं अगर आप कर रहे हैं तो। बाकी यहाँ पे देखो जितने भी चीज पे आप टिक कर देंगे, थंबनेल दिखाने के लिए, यहाँ पे ये सब नेम दिखाने के लिए, ये सब आपका यहाँ पे उसको इनेबल कर सकते हैं, टिक करके उसको ऑन कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी ट्रैक पर, टॉगल ट्रैक पर आपने उसको जो है एडिटिंग कर लिया है, अब चाहते हैं कि इसमें कुछ मिक्सिंग करूं। जैसे मैंने ये वीडियो बना दिया है, अब ये फाइनल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा एनिमेशन लगाऊं, कहीं से क्लिप लगाऊं, तो आप जो है बार बार उठा के लगाएंगे, आपको गलती होने के चांसेस ना हो, इसलिए दोनों को लॉक कर लीजिए। दोनों को लॉक कर लेंगे तो कोई इसमें झंझट नहीं होगा। आप जो लगाइए, जहाँ पे अच्छा लगे वो लगाते रहिए, ये लॉक रहेगा, आपका कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है बीच बीच में कि जैसे हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट किए, ये सिलेक्ट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, तो अभी कुछ नहीं होगा, ये लॉक हो गया है। आप आसानी से इसको जो है बंद करके, वो एडिटिंग जब हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो उसको जो है इसको लॉक करके ही दूसरे ट्रैक पर काम करें। उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका डिलीट करते वक्त कभी डिलीट नहीं होगा, वीडियो का जो क्लिप है वो आगे पीछे नहीं होगा। तो इस प्रकार से ही आप कीजिए। अगर आप वॉइस ओवर भी कर रहे हैं तो ये दोनों पहले लॉक कर लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे वॉइस दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वो दिक्कत, हिलने डुलने वाली समस्या नहीं होगी। तो जानकारी यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं काफ़ी समय से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत से VPN ट्राई किए हैं, फ्री वाले VPN बहुत से ट्राई किया हूँ। इसीलिए जो मुझे सबसे अच्छा VPN लगता है, जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका नाम है उल्लू VPN। उल्लू VPN क्या करता है कि वो सभी जो है टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं फ्री वाले के, वो सब जो है पास करता है। और उसके बाद जो है आप जो है उसको देखेंगे तो उसकी अच्छी रेटिंग भी है। उल्लू VPN को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने। उसके बाद डायरेक्ट ही आपको जो है वहाँ पे ऑटो का ऑप्शन आ जाएगा। ऑटो पे क्लिक करेंगे तो आपको कई कंट्री दिखेगी जहाँ पे आप सर्वर कनेक्ट करना चाहते हैं, उसमें उसकी स्पीड भी लिखी रहेगी कि कहाँ का क्या स्पीड है। तो वो जो है आप स्पीड उसको देखकर आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद चाबी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका VPN एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे ये अच्छा लग रहा है, आप भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार उपयोग कीजिएगा, उसके बाद अच्छा लगे तो बताइएगा। मुझे जो है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे उल्लू VPN जो है सबसे अच्छा लगा अब तक की जितने भी फ्री मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो आप कौन सा VPN यूज़ करते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो लोग कंप्यूटर में VPN चलाते हैं या मोबाइल में चलाते हैं, ये जो लोग VPN यूज करते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं तो वहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। एक तो होता है कि गेटवे पर ही आपको जो है यहाँ VPN इनबिल्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे आपको जो उसके बाद जो इंटरनेट आए वो VPN से होकर गुजरे। जैसे मान लीजिए कि मेरा इंटरनेट जो है जियो एयर फाइबर से आ रहा है, उसमें क्या है कि मैं अगर राउटर में ही VPN के जो है सर्टिफिकेट या फिर ID पासवर्ड लगा दूंगा तो VPN से ही फिल्टर होकर हमारा इंटरनेट आएगा। मैं भले ही इंडिया में ही रहूँगा, लेकिन जो VPN का सर्वर लोकेशन देंगे हम वहाँ का वो लोकेशन शो करेगा। इससे क्या होता है कि वो छोड़ने पकड़ने वाला सिस्टम नहीं होता है। जब हम फ्री VPN यूज़ करते हैं किसी भी साइट पर, तो उसमें क्या है दिक्कत होती है कि वो कनेक्ट होता रहता है बीच बीच में, तो उसमें जो है आपके एनोनिमस आप नहीं रह पाते हैं, उसमें आपको पकड़ा जा सकता है, आपको कैच किया जा सकता है। तो जो अथॉरिटी होती है इसी आधार पे आपको पकड़ती है जब आप फ्री VPN यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी VPN आप यूज़ करें, मान लीजिए कि नॉट VPN आप यूज़ करते हैं, तो आपको जो है कोई भी VPN आप पैसे वाला खरीदेंगे तो उसमें आपको ID पासवर्ड देता है अलग से, एक यूजर ID पासवर्ड देगा और एक फाइल देता है। तो उसको जो है कुछ राउटर जो है, जैसे TP-Link के कुछ राउटर होते हैं और भी राउटर होते हैं,
जो कि सपोर्ट करते हैं राउटर में ही आप आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे राउटर में आप इंटरनेट कनेक्ट किया, इंटरनेट वहाँ पे लग गया, जब आप राउटर के सिस्टम को ओपन करेंगे, राउटर के कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करेंगे, तो वहाँ पे आपको VPN क्लाइंट करके ऑप्शन मिलेगा आपको, या फिर हर चीज़ में ऑप्शन अलग अलग हो सकता है। किसी अन्य में TP राउटर में यही आता है, TP लिंक वाले में, वहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप ID पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि फाइल अपलोड करनी होती है, जो कि आपको VPN सर्विस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करता है। उसके बाद उसको अपलोड करके सेव कर देंगे। तो क्योंकि देखो, आपके मोडेम से इंटरनेट आ रहा है आपके राउटर में, और राउटर जो है लोकेशन आपका चेंज कर दे रहा है। वैसे जितने भी कनेक्टर आपके रहेंगे राउटर से फ़ोन, जितने भी डिवाइस कनेक्टर रहेंगे, वो वहाँ पे शो करता है राउटर में कितने डिवाइस के लिए आप ऑन करना चाहते हैं। तो आप डिफ़ॉल्ट में एक इनेबल करके सारे डिवाइस के लिए कनेक्ट कर दीजिए, जो नया पुराना है, मतलब जितने भी कनेक्ट हों आप उसको जो है कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि आप जो है अलग से सिस्टम में एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, या VPN सर्वर जो है सिस्टम में ही ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। आप कोई अलग से वेबसाइट वगैरह चला रहे हैं जिसमें आपको प्राइवेट रहना है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको जो है फ्री VPN से बचना चाहिए, जिससे आपके एनोनिमस को कोई दिक्कत ना पड़े। और दोस्तों बता दो कि VPN के कुछ हार्डवेयर भी आते हैं, जिसको एक बार आप खरीद लेंगे तो बाद में आपको कभी भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि आप VPN जो खरीदते हैं उसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, मंथली आपको या सालाना चार्ज देना होता है। लेकिन क्या है कि कुछ हार्डवेयर भी आते हैं जिनमें आपको पहले से ही कुछ जो है 2 4 10 5 उसमें जो है पहले से ही लोकेशन ऐड रहते हैं, जो आप चेंज कर सकते हैं बार बार। तो इसमें क्या है कि आप जो है ज़्यादा सिक्योर होते हैं। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन वाला होता है वो ज़्यादा ठीक पड़ता है मुझे, क्योंकि उसमें जो है आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। कहीं से भी आप ID पासवर्ड आप डाल के इंटर कर सकते हैं, आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो हार्डवेयर होता है वो भी आपके लिए ठीक हो सकता है, क्योंकि उसमें भी यही होता है कि आप एक तरफ से मोडेम का इंटरनेट कनेक्ट कीजिए, इधर से आप निकाल लीजिए एक तरफ से, तो आपका वो लोकेशन चेंज कर देगा। इसमें क्या होता है कि आपका ID पासवर्ड सर्वर कभी दिक्कत नहीं करता है। आपने अगर हार्डवेयर लगाया हुआ है तो आपको पता है कि उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपका हार्डवेयर तो एक्टिव ही है। आपको इंटरनेट जो मिल रहा है उसको फिल्टर होके ही मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर हम पैसा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की बात करें VPN के, तो उसमें भी ठीक है, लेकिन आपका वो आपको करना पड़ता है, बार बार लॉगिन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने एक तरफ से इंटरनेट लगाया, एक तरफ से आपने इंटरनेट वायर के जरिए निकाल के दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट कर लिया, तो आपका वो बाईपास हो जाता है, तुरंत ही VPN कनेक्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये हार्डवेयर वाला सिस्टम भी अच्छा हो सकता है, जो कि सेंट्रलाइज होता है। और मैं बता दूं कि आप जो है कनेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके राउटर में VPN क्लाइंट करने का आपके राउटर में VPN कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, इनबिल्ट फीचर नहीं है, तो उसको कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने इंटरनेट मोडेम से लिया, उसके बाद आपने वो हार्डवेयर कनेक्ट किया, उसके बाद हार्डवेयर से VPN हार्डवेयर से कनेक्ट किया राउटर में, उसके बाद आप इंटरनेट जो शेयर करेंगे वो आपका जो है फ़िल्टर होके जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे इंटरनेट को कॉन्फ़िगर किया जाता है, आप जो है एनोनिमस रहने के लिए इंटरनेट पर। और दोस्तों इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।